दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ शानदार क्लास, जो कि एक के बाद एक क्लास आप देख रहे हो। जैसा कि आपको पता है कि अपन एक के एक करके सारी क्लास आपको बैक टू बैक दे रहे हैं, और आज आपके लिए बहुत शानदार चीज़ चलिए दोस्तों। खासतौर से जो मैकेनिकल वाले हैं, वेल्डिंग वाले हैं, फिटर वाले हैं या मशीनिस्ट वाले हैं, जो भी मैकेनिकल ट्रेड को या ब्रांच को बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खैर मैं बताता हूँ, तो आपकी अपनी ट्रेड के लिए इतना महत्वपूर्ण है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे कर नहीं पाते हैं। ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसी ट्रेड को या ऐसे चैप्टर को लेकर के आपके सामने मैं आज आ रहा हूँ। बहुत ही शानदार और ज़ोरदार क्लास है। शुरू से लेकर के एंड तक पढ़ना है, सीक्वेंस से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यकीन मानिएगा ये क्लास आपको पसंद आएगी, लेकिन इसको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। जी, आज आप देख रहे हो, जैसा कि आपको पता है कि आपके सामने जो चैप्टर लेकर के आए हैं हम आज, वो है वेल्डिंग। वेल्डिंग के बारे में आपने खूब सुना होगा। जी, मैं आपको बता देता हूँ कि जोड़ जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। मैं वेल्डिंग तक पहुँचाने से पहले कुछ बिंदुओं पर परिचर्चा करना चाहता हूँ। जी, चैप्टर आपका नाम है, जिसका नाम चैप्टर को कहेंगे तो वेल्डिंग। क्या है नाम चैप्टर का? वेल्डिंग। हाँ जी, वेल्डिंग किसे कहते हैं? देखिएगा, वेल्डिंग जो चैप्टर है, इसका अर्थ क्या है, इसको किसे कहा जाता है, इस पर अपन परिचर्चा करेंगे। लेकिन इस पर जाने से पहले मैं कुछ बिंदुओं पर अपन यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और उनको पढ़ेंगे। जी, कौन कौन से क्वेश्चंस है, कैसे कैसे आते हैं, एग्जाम में क्या क्या महत्व है उनका, और किस प्रकार से बनते हैं। वेल्डिंग बहुत ही शानदार और शानदार चैप्टर, थोड़ा लेंथी जरूर बनेगा ये, लेकिन आपको बैक टू बैक सारे इसमें लेक्चर्स देखने हैं, और फिर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, माना। देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं बताता हूँ तो फास्टनिंग की मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि फास्टनिंग 3 प्रकार की होती है। जी बिल्कुल, आपको ध्यान होगा। उसमें एक बताई थी मैंने कि फास्टनिंग जो होती है परमानेंट होती है, टेम्परेरी होती है, एक जो है आपका सेमी परमानेंट होती है। जी, एक तो स्थायी, एक अस्थायी, एक अर्धस्थायी। ठीक है, अब अस्थायी की बात करते हैं तो उसके अंदर नट और बोल्टों को अपन ने लिया था, स्क्रू को लिया था, स्टड को लिया था, ये सारे के सारे अस्थायी के अंतर्गत गए थे। लेकिन आपको ज्ञात तो होगा कि एक अर्धस्थायी के अंतर्गत अपन ने सोल्डरिंग को लिया था। लेकिन इसी क्रम में एक और चीज़ है जिसको स्थायी रूप से अपन किया था, तो उसके लिए वेल्डिंग को लिया गया था। अब स्थायी फास्टनिंग के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो वेल्डिंग होता है। तो वेल्डिंग क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि वेल्डिंग है क्या, तो आपको बताना है स्थायी जोड़। क्या है? स्थायी जोड़, है ना। तो यूँ है, वेल्डिंग एक ऑपरेशन है जिसके द्वारा जो है धातुओं को या दो टुकड़ों को या दो पार्ट्स को आपस में स्थायी रूप से जोड़ने का कार्य किया जाता है। तो ये वेल्डिंग हो गया। जी, आपको यहाँ तक तो क्लियर पता होगा। लेकिन यहाँ पर धातुओं को जोड़ते तो है, कैसे कैसे जोड़ते, किस प्रकार से जोड़ते हैं, तो यहाँ इसके लिए फिलर मेटल या फिर इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ दोनों कंडीशन अप्लाई होती है। आर्क और गैस दोनों प्रकार की जो वेल्डिंग होगी उसमें कहीं, यहाँ पर अगर गैस की बात करते हैं तो फिलर मेटल, और अगर आर्क की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोड प्रयोग में लाया जाता है। अतः दोनों का ही प्रयोग करेंगे। इससे संबंधित कुछ बिंदुओं पर अपन विस्तार से, जिस तरह से मैंने बात की कि पहला क्वेश्चन अपना बनता है कि वेल्डिंग क्या है, तो आपको आंसर देना है कि ये एक स्थायी जोड़ है, अर्थात ये परमानेंट जोड़ है, जिसके द्वारा किन्हीं दो समान या असमान धातुओं को स्थायी रूप से जोड़ने का कार्य किया जाता है। ये कंडीशंस आपकी यहाँ पर लागू होती है, तो इसको बोलते हैं वेल्डिंग। जी, वेल्डिंग के बारे में आपको बहुत सारे पॉइंट टू पॉइंट में आगे बढ़ूंगा तो वो एक एक चीज़ का आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन अपना यहाँ यही था कि वेल्डिंग क्या है। आपका क्वेश्चन है कि वेल्डिंग क्या है। जैसे कोई चीज़ का नाम लेते हैं तो अपन को, आपको दिमाग मारी की चिंगारियाँ उठने लगती है, वेल्डिंग का मतलब, या फिर कटिंग होने लगती है, तो आपने देखा ज्वाला निकलने लगती है। ऐसी ऐसी क्यों? क्योंकि वेल्डिंग शब्द आपको ये क्लियर कर रहा है कि वेल्डिंग होती क्या है। तो इसी बात को मैं आपको बताता हूँ कि वेल्डिंग की जो लेकर के परिचय आपने यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं, किस चीज़ को लेकर के, वेल्डिंग को लेकर, तो आपको दोबारा कोई तकलीफ नहीं देगा। जी बिल्कुल सही समझे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वेल्डिंग से। वेल्डिंग में तो वेल्डिंग क्या है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका एक इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होगा। परिचय की बात करते हैं तो परिचय क्या है, वेल्डिंग का क्या परिचय। जी बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना है विस्तार से। अब सबसे पहले बात करते हैं तो वेल्डिंग क्या है। तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ ये एक स्थायी जोड़ है। तो क्या है का आंसर, तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर यह मिल जाएगा। क्या है, आपने जवाब दिया तो यहाँ पर स्थायी जोड़ है। क्या है? स्थायी जोड़। आपको सीधा सीधा एक ही आंसर देना है, स्थायी जोड़, परमानेंट जोड़ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है का आंसर परमानेंट जोड़ है। जी, आपको ये बात क्लियर हुई कि क्या है, तो परमानेंट जोड़ है। तो वेल्डिंग एक क्या है, स्थायी जोड़ है। स्थायी जोड़ तो आपने लिख लिया, तो इसका मतलब आपको परमानेंट जोड़ना है। जी, आप यहाँ पर ये शब्द यूज लोगे। खैर, मैं इसको और डेफिनेशन में आप कैसे उतारोगे, दो या दो से अधिक धातु मतलब मेटल के भागों, मतलब पार्ट्स को स्थायी
पार्ट्स को स्थायी अर्थात परमानेंट रूप से जोड़ने हेतु जिस विधि का या जिस क्रिया का या जिसका प्रयोग किया जाता है उसे उसे वेल्डिंग क्रिया कहते हैं या वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग करने वाले कारीगर को वेल्डर कहा जाता है। और वेल्डिंग करने वाले कारीगर की अगर बात पूछे आपसे कि कारीगर को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान से देखना और बताना है कि उसको कहते हैं वेल्डर। क्या कहते हैं? वेल्डर। वेल्डिंग करने वाले कारीगर को वेल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्डर। जी बिल्कुल सही समझे हो आप, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे देखिएगा वेल्डिंग कहते हैं इसके लिए, इस विधि को और इस विधि क्या कहते हैं? वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग क्रिया में धातुओं को जोड़ने हेतु एक पूरक धातुओं को जोड़ने हेतु एक फिलर मेटल मतलब पूरक धातुओं को जोड़ने हेतु एक पूरक धातु या फिलर मेटल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फिलर मेटल का प्रयोग किया जाता है। जी आगे आपको समझ में आ गई। जरूरी नहीं है आप फिलर मेटल या यहाँ इलेक्ट्रोड भी कर सकते हो, या करके क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रोड का प्रयोग भी किया जाता है। तो फिलर मेटल या इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। ये लिख लेना साफ साफ ही, कोई दिक्कत नहीं। वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी चीजें आपको यहाँ पर, और ऐसे यहाँ आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, ऐप में पीडीएफ मिल जाएगी, यूट्यूब पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। फिलर धातु का गलनांक जोड़े जाने वाली धातु से हमेशा कम रखा जाता है। आपसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि फिलर धातु का गलनांक कितना होना चाहिए जोड़े जाने वाली धातु से? अधिकतम, न्यूनतम, समान या कम? तो आपको बताना इसी तरह से, अधिकतम तो होगा नहीं, तो न्यूनतम होगा। न्यूनतम का मतलब कम। ठीक है, आंसर तो आपको न्यूनतम देना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, इस तरह से जो है आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप के ऑप्शन कैसे पूछे जाते हैं, उसी के अनुसार आपको आंसर क्लिक मारना होता, अन्यथा जो है आप नहीं बाजी मारोगे। तो दोस्तों मैं आपको वेल्डिंग से लेकर के आपके क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन है कि वेल्डिंग क्या है? स्थायी जोड़ है। दूसरा है कि वेल्डिंग करने वाला कारीगर क्या कहलाता है? वेल्डर। तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर वेल्डिंग किस प्रकार परमानेंट ही तो हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो वेल्डिंग की जाती है तो वेल्डिंग एक कार्यक्रिया ऑपरेशन है जो समान या असमान धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। दो या दो से अधिक धातुओं या पार्ट्सों को या अवयवों को जोड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग क्रिया में धातुओं को जोड़ने हेतु एक पूरक रोड किसका प्रयोग करते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसका प्रयोग करो, पूरक रोड या इलेक्ट्रोड का? तो बोथ, ये और बी दोनों कंडीशन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम आते हैं क्वेश्चन, फिलर मेटल का गलनांक, और जो भी फिलर मेटल होती है इलेक्ट्रोड समझिएगा, का गलनांक हमेशा जोड़े जाने वाली धातु से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अन्यथा जो है धातु पिघल जाएगी तो फिर आप किसको जोड़ोगे? इसलिए जो है हमेशा क्या होना चाहिए? न्यूनतम अर्थात कम होना चाहिए जोड़े जाने वाली धातु से। दोस्तों मैंने ये जो पॉइंट आपको कवर कराया, उम्मीद आपको समझ में आया, तो स्क्रीनशॉट तो ले लो आप। इसके अलावा मैं बात बताऊं आपको तो एक चीज और बन जाती है। जी हाँ, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसको लेकर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जी यहाँ पर देखिएगा, दूसरा नंबर का जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है इसको गौर से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखो, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है जिसको अपन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें है सुरक्षा एवं सावधान, सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। ठीक है, तो देखिएगा सुरक्षा और सावधान, सेफ्टी प्रिकॉशन में क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से हैं। वेल्डिंग के लिए हमेशा वेल्डिंग करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि इससे जो है हानिकारक भी किरणें निकलती है, अतः आंखों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। अतः इससे पराबैंगनी और अवरक्त किरणें, इस प्रकार की किरणें निकलती है, इसीलिए यहाँ आंखों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक हो जाती है। दोस्तों मैं वही बात बता रहा हूँ, तो यहाँ ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा वेल्डिंग से हमेशा वेल्डिंग की बात करते हैं तो इसमें आपको देखना, तो किरणें निकलने का हमेशा गॉगल्स पूरे, हैंड शील्ड का यूज ले और हेलमेट भी लगाए, बराबर रबड़ से दस्ताने या एप्रिन पहने, पूरी सेफ्टी शूज पहने। इस टाइप की जितने भी वेल्डिंग से लेकर के जो अपने सेफ्टी के लिए आते हैं उन सभी का उपयोग किया जाए बराबर, जिससे कि कोई तकलीफ आपको न हो सके। देखिए पहला ही पॉइंट है, इसमें कई पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, ऐसा करके 1 करके चलते हैं। वेल्डिंग हमेशा खुले, देखिएगा वेल्डिंग की बात करते हैं तो वेल्डिंग में क्या, वेल्डिंग हमेशा खुले और हवादार स्थान पर करनी चाहिए। पहली स्टेप, आप बंद कमरे में या कहीं करते हो तो वो उपयुक्त नहीं, क्योंकि उससे आपकी किसी न किसी प्रकार दुर्घटना हो सकती है, आग लग सकती है या फिर कोई सर्किट शॉर्ट हो सकता है, इस तरह से जो है दुर्घटना। तो वेल्डिंग हमेशा खुले और हवादार स्थान पर ही करना चाहिए, ये बात फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट आपका क्या कहता है? नंबर 2 पॉइंट कहता है कि वेल्डिंग करते समय चश्मा अर्थात गूगल्स, मैंने अभी भी बताया था, गूगल्स ये और दस्ताने
और दस्ताने एवं सुरक्षा जूते, सेफ्टी शूज इत्यादि का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। तो देखिए दूसरे नंबर का जो पॉइंट आया वो यही आया कि वेल्डिंग करते समय चश्मा, दस्ताने एवं सेफ्टी शूज इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज का होना अत्यंत जरूरी, चश्मा जरूरी है, यहाँ पर दस्ताने भी जरूरी, अन्यथा आपके हाथ जल सकते हैं वेल्डिंग आग के कारण, चिंगारी करनी है ज्वाला के कारण। ठीक है, इसलिए जो है सेफ्टी शूज जरूर पहने, चश्मा जरूर लगाए, दस्ताने इत्यादि पर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए यह है, आपकी स्क्रीन पर है शरीर की सुरक्षा हेतु, शरीर की सुरक्षा हेतु चमड़े का एप्रिन अर्थात लेदर एप्रिन का लिया, ये एप्रिन को बोलते हैं डांगरी। क्या बोलते हैं? डांगरी। तो यहाँ पर लेदर चमड़े की डांगरी अर्थात लेदर एप्रिन जरूर से जरूर पहने, प्रयोग करें, जिससे कि चमड़ी जले नहीं, चमड़ी को कोई क्षति ना हो। इस टाइप से शरीर की सुरक्षा के लिए एप्रिन लेदर से बनी हुई पहने। ठीक है, यहाँ पर एक वेल्डर को बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये वेल्डिंग है, वेल्डर को जो है इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी वेल्डिंग करता है वो वेल्डर ही कहलाएगा, चाहे ट्रेड आपकी या ब्रांच आपकी कोई सी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों मैं वही बात बता रहा हूँ। चौथे नंबर पे वेल्डिंग करते समय ज्वलनशील पदार्थ अलग स्थान पर रखें। जो जलने वाले पदार्थ है जैसे कि ऑयल हो गए, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या फिर केरोसिन हो गया, मिट्टी का तेल इत्यादि जो भी ज्वलनशील पदार्थ है, या ग्रीस हो गया, इनको थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि वजह है कि इसकी चिंगारियाँ निकलती है, फिर इससे ज्वाला निकलती है। अगर वो इस पर जाकर गिर गई तो अंततः परिणाम आप जानते हो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, आग लग सकती है। अतः सुरक्षा की दृष्टि से ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो है जितने भी मैंने आपको नाम बताया है बिहार में, तेल, ग्रीस, ऑयल वगैरह या ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं उनको एक ही नाम से, तो ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखें या वेल्डिंग करते समय ज्वलनशील पदार्थों का स्थान पर अलग स्थान पर रखें। यहाँ इसका कोई संबंध नहीं कि दोनों को पास पास में रखें, बिल्कुल अलग अलग ही रखें, इनका कोई संबंध नहीं। नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि औजारों मतलब टूल्स को रखने हेतु, देखिए टूल्स को रखने हेतु टूल बॉक्स तथा अलमारी का प्रयोग करें। टूल बॉक्स और अलमारी का प्रयोग करें, अन्यथा जो है आप औजारों को, टूल्स को या जो भी आपके इक्विपमेंट है उन सबको ढूंढते रहोगे, फिर गुम जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, ये कोई खराबी भी आ सकती है। अतः अलमारी का प्रयोग करें। यह टूल बॉक्स होता है अपने पास में, औजार बॉक्स, उसमें रखे। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि एक वेंडर को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। ठीक है जी, आगे देखें, इसमें ही यहाँ पर मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, तो यहाँ तक तो आप समझ गए हो। देखिए क्या क्या चीज़ें मैंने बताई, ठीक है ना। तो यहाँ अलमारी का प्रयोग करें। नेक्स्ट आपको देखेगा यहाँ पर है वेल्डिंग कार्यशाला में, वेल्डिंग की जो वर्कशॉप है उसमें मैं दीवारों का रंग जो है काला होना चाहिए। दीवारों का रंग कौन सा होना चाहिए? काला होना चाहिए। कारण आपसे पूछा जाता है कि वेल्डिंग कार्यशाला में दीवारों का रंग काला क्यों रखा जाता है? तो इसका कारण होता है क्योंकि जो काला रंग है सभी प्रकाश की किरणों को यहाँ पर सभी किरणों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, एब्जर्व कर लेता है। अवशोषित करने के कारण जब अवशोषित कर ही लेंगे तो स्टेप आप अच्छी तरह से समझ लेते हो कि यहाँ पर क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। तो इसको क्या कर लेता है? एब्जर्व कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जर्व ही कर लेता है। इसलिए जो है जो दीवारें किस रंग से पुती होनी चाहिए? काले रंग से पुती होनी चाहिए, वेल्डिंग वाली खासतौर से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपको मैं और बताऊं तो आग बुझाने हेतु अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करें। आग के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करें, जिसमें ए श्रेणी की आग बुझाई जा सके, बी भी बुझाई जा सके, सी बुझाई जा सके और डी बुझाई जा सके। सभी प्रकार की श्रेणी की आग का लिए जो सिलेंडर के साथ में रेत की बाल्टियां और रखें, ठीक है ना। जिससे कि क्या होता है कि कभी भी इमरजेंसी में आग लग जाए, खासतौर से वैद्युतिक आग जो कि अधिकतर लगती है, तो उनका जो है ध्यान रखें। वैसे तो कोई सी भी आग कभी भी लग सकती है, आग का तो कोई पता ही नहीं, क्योंकि आग तो लगने का मतलब बहुत बड़ा खतरा या एक्सीडेंट हो सकता है, जन धन की क्षति हो सकती है। तो आग का विशेष तौर से सावधानी में ध्यान रखें। और जहाँ पर भी आप वेल्डिंग करते हो वहाँ पर अग्निशामक यंत्र लगा होना उपयुक्त और उचित है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको लगा करके ही कार्य करना चाहिए। जिस भी प्रयोगशाला में, कार्यशाला में या जिस भी शॉप में आप कार्य कर रहे हो तो वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें, जिससे कि अति आवश्यक रूप से जब कभी भी आग लगती है तो तत्काल उस पर काबू पाया जा सके। यही वजह है कि अपन को आग के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगाया जाता है। ठीक है जी, मैं
आपको और बात बताऊं, नेक्स्ट आपका आता है ऑटोनोमस, रेत से भरी बाल्टियां स्टैंड पर टकी होनी चाहिए। कहाँ पर टकी होनी चाहिए? एक स्टैंड लगा रहता है, उस पर रेत से भरी हुई बाल्टियां टकी रहती है, तो वो होना चाहिए सेफ्टी के तौर पर। तो ये सारी चीज़ें जरूरी है बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप अगर आपसे कहूँ तो और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा डिब्बा, फायर एड बॉक्स जो है पूर्ण रूप से उपयोगी जो भी चीज़ें उसमें हैं, उपयोगी दवाओं का युक्त होना चाहिए है ना, तथा निश्चित स्थान पर टका होना चाहिए। एवं उपयोगी दवाओं के साथ साथ निश्चित जगह पर टका होना चाहिए। उपयोगी दवा टिंचर हाइड्रोजन है, आपके जो भी मतलब बैंडेड वगैरह है छोटी छोटी, वो सारे की सारे इक्विपमेंट, पैरासीटामोल वगैरह इस टाइप की सब जो भी है, तो वो सारी की सारी दवाइयाँ उस प्राथमिक बॉक्स के अंदर रखनी चाहिए, जो कि अपन को रेलवे हॉस्पिटल या फिर सॉरी संबंधित जो भी आपके हॉस्पिटल है या नज़दीकी जो भी अस्पताल में जाकर के वहाँ फिलअप कराओगे या प्राथमिक चिकित्सा से जो है वो तैयार रहे, जिससे कि इंजरी अचानक कोई दुर्घटना होने पर तत्काल ट्रीटमेंट लिया जा सके और दिया जा सके। इस तरह के जो है प्राथमिक चिकित्सा जो है प्रत्येक शॉप में, प्रत्येक बॉक्स में, प्रत्येक ऑफिस में, प्रत्येक कार्यालय में रखा होना चाहिए। यहाँ तक कि आपकी बाइक में भी जब नई बाइक आती है तो उसमें प्राथमिक चिकित्सा संबंधित एक अंदर जो है उसमें पॉलीथीन में रखे हुए कुछ अत्यंत आवश्यक जो है ट्यूब्स वगैरह और दवाइयाँ आती है, जो आप देखा करो शुरुआत में जब नई बाइक लेते हैं तो उस बॉक्स के अंदर रहती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो भी बिंदु आते हैं उनका आपको परिपालन करना चाहिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की दुर्घटना न हो सके। ये उम्मीद है कि आपको जिन बिंदुओं पर मैंने परिचर्चा की है समझ में आया कि नहीं आया? अब और आगे देखिएगा, सेफ्टी से रिलेटेड जो भी पॉइंट अपन बात कर रहे थे उसी में ही यहाँ पर नेक्स्ट आता है 10वें नंबर का पॉइंट, गैस वेल्डिंग में धातु की किसी भी वस्तु को ग्रीस या तेल में नहीं लगने देना चाहिए। तो कोई भी जैसे अपने यहाँ पर धातु की वस्तु है, उस पर ग्रीस लगा हुआ, तेल लगा हुआ, ऑयल लगा हुआ, पेट्रोल लगा हुआ, डीजल लगा हुआ, केरोसिन लगा हुआ, इस टाइप की कोई भी चीज़ लगी हुई तो वो उस पर नहीं लगनी चाहिए। अन्यथा जब आप गैस कर वेल्डिंग करोगे या फिर आग वेल्डिंग करोगे, परिणाम स्वरूप दुर्घटना आग वाली बहुत बड़ी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बताऊं तो गैस सिलेंडरों को ट्रॉली पर चेन से बांध कर क्लैंप करना चाहिए। गैस सिलेंडर को हमेशा ट्रॉली पर किसी चेन से बांध करके रखना चाहिए, अन्यथा कभी गिर जाए या कोई भी अचानक कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जिससे वो नीचे गिरे और तो परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए सुरक्षा के तौर पर हमेशा ट्रॉली पर चेन से बांध कर रखें, जिससे कि कोई भी इंजन या असावधानी न हो और दुर्घटना को न हो। नेक्स्ट एक और है 12वें नंबर का, वो है इलेक्ट्रोड होल्डर के हैंडल के इंसुलेशन को खराब होने से बचाना चाहिए। अगर उसका इंसुलेशन खराब हो गया, हत्ता जो आपका कुचल की जगह चालक व्यवहार करने लगा, तो आपको करंट आ सकता है, विद्युत का झटका लग सकता है। ऐसे में आपको जो है कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो इसके बचाव के लिए हमेशा उसको इंसुलेटेड रहना चाहिए। तो इंसुलेटर का ध्यान रखिए, आपको ये बात ध्यान रखना, कुचालक आवरण वाला होना चाहिए। वेल्डिंग क्रिया सदैव कुशल कारीगर को ही करना चाहिए। मर जाए जो उठा करनी, या फिर अगर आप कुशल बनना चाहते हो, कुशल हो, तो धीरे धीरे सीखिए। डायरेक्टली आप कुशल जैसा व्यवहार ना करें, क्योंकि टाइम लगता है। प्रैक्टिस मांगती है दुनिया की प्रत्येक चीज़। आप सोचते हो कि तत्काल हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपके लिए ये रहा अगला, बिजली की मशीनों को उचित अर्थिंग करना चाहिए। देखिएगा, अर्थिंग के बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। खासतौर से बिजली का जब संबंध आता है, क्योंकि सेफ्टी की जो भी बात आती है वो अर्थिंग से जुड़ी होती है। अर्थिंग एक भूमि में गड़ा हुआ तांबे का नुकीला तार होता है, जो कि प्लेट के साथ संयोजित होता है, जिससे क्या होता है कि नमक, कोयला, डलेदार नमक या कोयला इस टाइप से मिला करके भूमि में गाड़ दिया जाता है, और उसके साथ साथ सीधा जो अपनी सप्लाई है उसमें मोटा वाला जो तार रहता है, जो पिन देखा हुआ आपने, है ना, तो उसको क्या करते हैं अपन मुंह से जोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप ये होता है कि वो क्या करता है, जिससे धारा जाती है तो सीधा भूमि में डाल देता है, और इससे कोई भी अपन को असुविधा या फिर झटका नहीं लगता है। अतः बिजली के तार को हमेशा क्या करना चाहिए, अर्थिंग मतलब भू संपर्कन करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कोई भी परेशानी हो तो वरिष्ठ कार्यशाला अधीक्षक को जरूर सूचित करें। तो देखिए, किसी भी परेशानी की स्थिति में अपने अधिकारी को, अपने बॉस को जरूर इन्फॉर्मेशन करें, जिससे कि इंजीनियर की जो भी दुर्घटना हुई उसकी तत्काल सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जा सके, और आगे उससे संबंधित उचित और उपयुक्त जो है परामर्श लेकर के डॉक्टरी सहायता के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा प्रदान किया जा सकता है, या उसको तत्काल डॉक्टर के पास पहुंचाया जा सके, हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके। ऐसी असावधानी न हो, इसलिए आपको तत्काल जो अपने बॉस को भी बता देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट
अब पढ़ेंगे दोस्तों अपने इसी क्रम में जो पढ़ रहे थे उसी में ही एक चीज़ आगे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हेडिंग डाला है वेल्डिंग विधियाँ, मेथड ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। तो वेल्डिंग प्रोसेस क्या है, ये वेल्डिंग की विधियाँ क्या है, कौन कौन सी विधियाँ होती है, इन सबको अपन को पढ़ना है, समझना है, लिखना है। क्या होती है वेल्डिंग, देखिएगा मैं बता रहा हूँ यहाँ जो प्रोसेस है वेल्डिंग के विधियाँ हैं उनके बारे में। तो सबसे नंबर एक जो विधि है जिसका अपन यहाँ पर जोड़ के अनुसार अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट, अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट, ज्वाइंट के अनुसार कौन कौन सी विधि होती है इसको अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखिएगा जोड़ के अनुसार दो प्रकार की विधियाँ होती है। जोड़ के अनुसार बात करते हैं तो कितने प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की। ज्वाइंट के अनुसार दो प्रकार की होती है। सबसे पहला आता है ऑटोजीनियस, दूसरी वेल्डिंग ऑटोजीनियस। ठीक है, ऑटोजीनियस जो है वेल्डिंग होती है। ऑटोजीनियस का मतलब क्या होता है, किस तरह की होता है, तो इस विधि में ध्यान से देखना, इस विधि में एक ही प्रकार की दो धातुओं को उसी धातु के फीलर रोड से, सेम उसी धातु के फीलर रोड से वेल्डिंग की जाती है। देखिएगा एक ही प्रकार, धातुओं का प्रकार भी एक ही, और दो धातुओं को उसी धातु की फिलर रोड से वेल्डिंग की जाती है, तो इसको बोलते हैं ऑटोजीनियस वेल्डिंग। क्या बोलते हैं, ऑटोजीनियस वेल्डिंग करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद में हेट्रोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग किसे कहते हैं, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग क्या होगी, देखिएगा इसमें लिखा है इस विधि द्वारा अलग अलग धातुओं को अलग अलग फिलर रोड द्वारा जोड़ा जाता है, जिसे हेट्रोजीनियस कहते हैं। हेट्रोजीनियस में अलग अलग शब्द ध्यान रखना, अलग अलग धातुओं को अलग अलग फिलर रोड के द्वारा जोड़ना हेट्रोजीनियस कहलाता है। ऑटोजीनियस में सेम धातु रहती है, एक ही धातु सेम ही उसके लिए फिलर मेटल रहता है, तो ये जो कहलाता है ऑटोजीनियस कहलाता। तो आपसे क्वेश्चन से आ जाता है कि समान धातु के लिए जोड़ने के लिए कौन सी विधि है, तो यहाँ ऑटोजीनियस। अब यहाँ अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग फिलर मेटल उपयोग में लाई जाने वाली विधि कौन सी है, तो हेट्रोजीनियस जीनियस। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं इनमें से क्वेश्चन उठते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर कैसे करें, बड़ा तकलीफ होता है। ये बात आपको समझना होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ आपको ये बात क्लियर कर दी, एक लाइन में आपको ये स्पष्ट कर देगी भाई किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन, और आगे तो क्या चीज आएगी देखना यहाँ पर। तो मैं बता रहा हूँ ये तो अपनी विधियाँ थी, विधियों के बाद में यहाँ दूसरे नंबर पे आता है तो दबाव के अनुसार। देखिए प्रकार पूरे पढ़ेंगे लेकिन एक एक करके। तो यहाँ पर पहला बिंदु आप लोगों ने पढ़ा जो कि मैंने साफ साफ बता दिया था आपको कि यहाँ जोड़ के अनुसार, किसके अनुसार था, ये जो पहला बिंदु था ये जोड़ के अनुसार था। जोड़ के अनुसार कितने प्रकार की हुई, यहाँ पर दो प्रकार की विधियाँ, और उसमें हेट्रोजीनियस और ऑटोजीनियस दो प्रकार की विधियाँ हुई। लेकिन अब जो है नेक्स्ट इसी में ही पढ़ रहे हैं जोड़ के अनुसार के बाद में, तो वह आता है अपने यहाँ पर दबाव के अनुसार। अकॉर्डिंग टू प्रेशर, अकॉर्डिंग टू प्रेशर मतलब दबाव के अनुसार। यहाँ पर बात करते हैं तो दबाव के अनुसार अकॉर्डिंग टू प्रेशर, प्रेशर के अनुसार जो विधियाँ प्रयोग में लाई जाती है उसका जिक्र करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखना है बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है जिसका अपन यहाँ यूज कर रहे हैं, फ्यूजन विधि। फ्यूजन का मतलब होता है यहाँ पर गलन, फ्यूजन को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं गलन मेथड। तो यहाँ पर गलन विधि, ठीक है, ये आपका फ्यूजन विधि का मतलब होता है गलन विधि। और गलन विधि क्या होती है इसको आपको देखना होगा। यहाँ पर आपने क्लियर कर लिया कि भाई फ्यूजन विधि होती तो किस टाइप की होती। इस प्रकार की वेल्डिंग विधि में, इस प्रकार की विधि में वेल्डिंग किए जाने वाले किनारों को गर्म करके पिघलाया जाता है तथा फिलर रोड को फिलर जोड़े जाने वाले किनारों से में भर दिया जाता है। मतलब इसको किनारों को पिघला करके इन्हीं किनारों में फिलर रोड को भी पिघला करके उसमें भर दिया जाता, और परिणाम स्वरूप जब इसको किया गया जाता, जब इसे ठंडी हो जाती है तो एक मजबूत जोड़ बनाती है, मजबूत स्थायी जोड़ बनाती है। तो यहाँ ये बात आपको ध्यान रखना है, बना देती है ना। इसे फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग में भी कई विधियां हैं, कोई एक नहीं है। तो कहने का मतलब इसमें जो है फिलर के किनारों को पिघलाया जाता है, उसी पिघले हुए किनारों पर फिलर मेटल को मतलब जो है पिघला करके इससे एक ज्वाइंट बना दिया जाता है और वो स्थायी जोड़ बनता है। तो ये कहलाता आपका यहाँ पर क्या कहलाता है, फ्यूजन वेल्डिंग। तो दोस्तों फ्यूजन वेल्डिंग को लेकर आपका संशय दूर हो गया कि फ्यूजन वेल्डिंग किसे कहते थे। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे इसमें। तो देखिए कौन कौन सी प्रकार की जो है यहाँ पर जो है ये विधियाँ होती है जिनका अपने यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि फ्यूजन विधि कौन कौन सी होती है।
सबसे पहले आप लोगों ने जो पढ़ा यहाँ पर देखिएगा अलग अलग तरह से चीज़ों को अपने यहाँ पर पढ़ा और उसी के आधार पर मैंने बताया। तो पहला था आपका जोड़ के अनुसार में हेट्रोजीनियस और ऑटोजीनियस नामक दो विधियां पढ़ी। इसके बाद आए अपने यहाँ पर दबाव के अनुसार अकॉर्डिंग टू प्रेशर के अनुसार में सबसे पहले जो है फ्यूजन विधि। इसका मतलब फ्यूजन विधि में क्या दिया जाता है, दबाव दिया जाता था। फ्यूजन विधि में क्या दिया जाता है, दबाव दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका फ्यूजन विधि भी कई प्रकार की होती है। यहाँ पर 4 प्रकार की, कितने प्रकार की होती है फ्यूजन विधि, 4। पहला नंबर का आप देख सकते हो आर्क वेल्डिंग फ्यूजन में आती है। दूसरा नंबर का देख सकते हो आप गैस वेल्डिंग फ्यूजन में आती है। तीसरा नंबर का देख सकते हो थर्मिक वेल्डिंग फ्यूजन में आती है। चौथा नंबर का आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोड बीम वेल्डिंग चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड बीम। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम जो है आपके यहाँ पर इलेक्ट्रो बीम जो है आपका यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रो बीम जो है आपका यहाँ पर एक वेल्डिंग है। इसमें जो बात करते हैं तो इसमें भी कौन सी विधि, ये 4 प्रकार की मेथड जो है इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। दोस्तों ये चारों की चारों ही किसके अंदर आती है, फ्यूजन के अंदर। और फ्यूजन की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्यूजन जिसकी बात कर रहे हैं तो ये फ्यूजन आती है जिसको बोलते हैं गलन। क्या बोलते हैं, गलन में आती है। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि ये जो कंडीशन अप्लाइड होती है एक गलन से लेकर के ली गई। तो यहाँ इन सभी में जो है क्या किया जाता है कि इसके कोनों को गिला करके उस पर पिलर मेटल का प्रयोग या इलेक्ट्रोड पिघला करके डाल दिया जाता है। फिर थोड़ी देर में ठंडा होता था, परिणाम स्वरूप एक मजबूत और स्थायी जोड़ का निर्माण होता है जो वेल्डिंग के लिए बहुत उपयोगी और उचित है। दोस्तों यहाँ तक तो आपने देख लिया है। मैं आपको एक एक करके सारी चीजें पढ़ाऊँ तो अभी एक साथ में तो होगा नहीं इनको लिए। तो सबसे पहले अपन को कौन सा पढ़ना पड़ेगा, आर्क वेल्डिंग। जी अब आप समझिए आर्क वेल्डिंग किसे कहते हैं, ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं सबसे पहले आपको यही बताने जाऊंगा कि आर्क वेल्डिंग होती क्या है। तो अपन यहाँ पर जिस बिंदु का जिक्र कर रहे हैं वो है आर्क वेल्डिंग। एक्चुअल में आर्क वेल्डिंग क्या होती है, किस प्रकार से होती है और कैसे की जाती है, यहाँ पर मैं बताऊँ तो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखिए एक डायग्राम से आप यहाँ पर देखो आर्क वेल्डिंग को, तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि मैं आर्क वेल्डिंग पढ़ा रहा हूँ तो इसमें क्या क्या चीजें होगी। जी अब आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक तो कंफर्टेबल लगेगा कि भाई हाँ आर्क वेल्डिंग में जो भी चीज़ें होती है वो इस टाइप से होती है। मैं थोड़ा सा छोटा और कर दूँ इसको तो आपको देखने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाए और सारे बिंदु आपको यहाँ पर दिख जाए। जी बिल्कुल, अब आपको यहाँ पर एक एक चीज़ इसमें जो लिखी है वो सारी दिख रही है। ये एक आर्क वेल्डिंग है। अब आर्क वेल्डिंग में क्या क्या चीज़ें प्रयोग में लाई जाती है, सबसे पहले यहाँ पर इसमें चाहिए सप्लाई। और सप्लाई के लिए आपको यहाँ पर सप्लाई जरूरत पड़ेगी भाई। सप्लाई के लिए देखिएगा 2 प्रकार की सप्लाई यूज ले सकते हो। ठीक है, एक तो यहाँ पर एसी ले सकते हो। देखिए वेल्डिंग मशीन है, मशीन की सहायता से अपन यहाँ या तो एसी या डीसी दोनों में से कोई भी सप्लाई कर सकते हैं। अर्थात पहला ही क्वेश्चन बन जाता है आपका कि आर्क वेल्डिंग किस पर की जाती है। तो आर्क का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है कि ये इलेक्ट्रिक से की जाएगी। किससे, इलेक्ट्रिक से। अब आप कहोगे इलेक्ट्रिक, जी बिल्कुल हाँ जी इलेक्ट्रिक से की जाती है। इलेक्ट्रिक का मतलब तो विद्युत होता है, इसका मतलब ये किससे की जाती है, विद्युत से। तो विद्युत से तो की जाती है। विद्युत 2 प्रकार की होती है, क्या एसी से करते हैं इसको, डीसी से करते हैं। तो आप बोलोगे दोनों से करते हैं। किससे करते हैं, एसी से भी कर सकते हैं, डीसी से भी कर सकते हैं। तो आर्क वेल्डिंग में उपयोग में लाई जाने वाली सप्लाई कौन सी होती है, एसी डीसी दोनों, इनमें से कोई नहीं, या पल्सेटिंग डीसी। तो आपको बताना एसी और डीसी दोनों ये उपयोग में आई जाती। कई बार क्वेश्चन, सैकड़ों बार क्वेश्चन आया है। तो ये ऐसा है जहाँ पर एसी का भी प्रयोग करते हैं और डीसी का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इसके कौन कौन से भाग होते हैं, तो यहाँ एक वेल्डिंग मशीन होती है, उसमें यहाँ तो या तो एसी या डीसी का प्रयोग करते हैं। वेल्डिंग मशीन में यहाँ पर अगर डीसी प्रयोग की तो प्लस माइनस हो जाएगा, बाकी अगर एसी प्रयोग की तो फेज और न्यूट्रल हो जाएगा। इस टाइप की कंडीशन आपके यहाँ पर हो जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ से सप्लाई ली और ये केबल यहाँ पर वर्क केबल, ये कब केबल लिया अपन यहाँ पर, और केबल है यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रोड केबल है। ये एक तो नीचे वाली क्या है, इलेक्ट्रोड केबल, एक वर्क केबल, एक कार्य केबल है और दूसरी जो है इलेक्ट्रोड केबल है। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रकार की केबल है। अब 2 प्रकार की केबल को ले जा करके यहाँ एक तो जो देखिएगा सीधा सीधा किससे जोड़ देते हैं, यहाँ कार्य केबल को तो किस से जोग है, कार्य का मतलब जोग, इससे जोड़ दिया है और यहाँ पर इसको स्पर्श करा देते हैं। ठीक है, इससे संपर्कित रहती है, ये जुड़ गई देखिएगा कार्य केबल। तो लेकिन एक जो दूसरी केबल जा रही है इलेक्ट्रोड केबल, तो वो सीधा सीधा इलेक्ट्रोड होल्डर से जुड़ रहती है। किससे जुड़ रहती है, इलेक्ट्रोड होल्डर से। अब इलेक्ट्रोड होल्डर से जाकर के यहाँ जुड़ गई, ये इलेक्ट्रोड होल्डर है। इलेक्ट्रोड होल्डर में जो कंडीशंस आपके सामने होती है वो क्या होती है, किस तरह से होती है, कैसे होती है, देखिएगा इलेक्ट्रोड। अब इससे यहाँ पर इलेक्ट्रोड को कंप्लीट कर लेते हैं, जो आपके इलेक्ट्रोड है इससे यहाँ पर इलेक्ट्रोड होता है। इस इलेक्ट्रोड को जैसे ही यहाँ संपर्क आता है तो यहाँ संपर्क क्या होगा, संपर्क, ठीक है, संपर्क
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही संपर्क होगा, या संपर्क मतलब कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं सही लैंग्वेज में, इसको क्या बोलते हैं, संपर्क को कॉन्टेक्ट, कॉन्टैक्ट इंग्लिश में रेजिस्टेंस। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाता है कि यहाँ एक चिंगारी निकली है जिसे आर्क कहते हैं, तो आर्क वेल्डिंग का निकलने का क्या उद्देश्य है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संपर्क प्रतिरोध, क्या यहाँ ये लिख दो साफ साफ, संपर्क प्रतिरोध, यहाँ पर साफ साफ लिखोगे तो आंसर दोगे संपर्क प्रतिरोध के कारण यहाँ पर आर्क निकलती है। तो आर्क निकलने का उद्देश्य आपको समझ में आया। तो यहाँ पर लिखो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, आर्क को रेजिस्टेंस लिखते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया संपर्क प्रतिरोध। आर्क निकलने का उद्देश्य आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो ये आर्क निकल रही संपर्क प्रतिरोध के कारण ही निकल पा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो होती है ये क्या होती है आपकी यहाँ पर, ये आर्क वेल्डिंग होती है। तो आर्क वेल्डिंग उपयोगी साधन कौन कौन से, तो पहला तो यह चाहिए, क्या चाहिए, देखिएगा वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन में जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर इत्यादि कई चीजें होती है। इससे अपन यहाँ एसी प्राप्त करते हैं या डीसी प्राप्त करते हैं, उससे सप्लाई देते हैं दोनों प्रकार की, दो तारों में देते हैं। तो एक तो सीधा वर्क पर चली जाती है, जो कार्यक्रम करता है उसे अड़ जाती है, और दूसरी जो है कहाँ जाकर जाए, इलेक्ट्रोड होल्डर से। इलेक्ट्रोड होल्डर को जैसे सब यहाँ पर संपर्कित की जाती है तो परिपथ पूर्ण हो जाता है। परिपथ जैसे ही पूर्ण होता तो यहाँ पर क्या होता, संपर्क प्रतिरोध के कारण यहाँ चिंगारी निकलती, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोड पिघलने लगता और पिघल कर इस पर जमा हो जाता है। ये वेल्ड जो है एक मजबूत स्थायी जोड़ बन जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आर्क वेल्डिंग प्रयोग में लाई जाती है। उपयोगी साधनों में केबल प्रयोग में लाई जाती है, वर्क टेबल होती है, आर्क निकलती है, इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, और यहाँ केबल होती है, और यहाँ मशीनें होती। ये सारे के सारे एसी के लिए ही प्रयोग में लाए जाते हैं, या एसी और डीसी दोनों प्रकार की इसके लिए कंडीशन अप्लाई होती है। तो दोस्तों मैंने जो बात बताई आपको ये समझ में आई गई होगी कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि किस टाइप से होती है। तो ये लीजिएगा, वापस मैं वहीं ले आया जहाँ से लेकर चला था, आप पुनः देखिएगा, अब पुनः देखना है, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको। ये रहा आर्क वेल्डिंग। आर्क को बोलते हैं चिंगारी, एक्चुअल में सही लैंग्वेज में बोला जाता है तो चिंगारी वेल्डिंग, ठीक है। तो चिंगारी वेल्डिंग का मतलब क्या होगा, चिंगारी वेल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर चिंगारी वेल्डिंग का मतलब क्या होगा, इस बात को आपको देखना होगा। तो ये है दोस्तों चिंगारी वेल्डिंग, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में कंडीशन आप यहाँ पर क्लियर करो तो इस प्रकार की वेल्डिंग में देखो, यहाँ ध्यान से देखो, इस प्रकार की वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली धातु के किनारों को पिघलाने के लिए करंट का प्रयोग करते हैं। तो किनारों को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, करंट का। और ये पिघलाने की क्रिया जो होती है ये फ्यूजन कहलाती है। क्या कहलाती, फ्यूजन, जिसको बोलते हैं गलन। क्या बोलते हैं, गलन, इसको बोला जाता है गलन। क्या बोलते हैं, गलन। तो ये पिघलाने की जो क्रिया है ये फ्यूजन कहलाती है, इसी को बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, गलन। जी बिल्कुल सही समझो आप। यहाँ पर पिघलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, करंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट का प्रयोग किया जाता है। इस हेतु जनरेटर ट्रांसफार्मर का प्रयोग करता है, या तो जनरेटर का प्रयोग करेंगे या ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे, दोनों का ही उपयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पर एक जो है डीसी जनरेटर सेट आता है। क्या आता है, जनरेटर सेट, इसको बोलते हैं एमजी सेट। क्या बोलते हैं, एमजी सेट। तो एमजी के एम का मतलब मोटर और जी का मतलब जनरेटर और इसका मतलब सेट। इसके लिए जो प्रयोग में लाया जाता है वो लाया जाता है एमजी सेट। क्या लाया जाता है, एमजी सेट। और मोटर और जनरेटर सेट के साथ द्वारा अपन यहाँ पर किस तरह से इसको आगे कार्यक्रिया में लाएंगे ये आपको देखना होगा। तो सरल लैंग्वेज में आप यहाँ पर समझ सकते हो, दोबारा फिर बता रहा हूँ। इस प्रकार की वेल्डिंग में जोड़े जाने वाले धातु के किनारों को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ आर्क वेल्डिंग में जो है धातु के किनारों को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको आंसर देना है करंट का। क्या दोगे, करंट का प्रयोग किया जाता है। किसका, करंट का, वोल्टेज का, प्रतिरोध का। तो आपको ऐसे बताना है उपरोक्त सभी का। तो इस टाइप की क्वेश्चन तो आपको आंसर क्लिक करना होगा करंट का। जी बिल्कुल, करंट ज्यादा रखा जाता है हमेशा आर्क वेल्डिंग में, जबकि वोल्टेज क्या है यहाँ पर कम रखा जाता है। तो इस टाइप की जो कंडीशन है यहाँ पर अप्लाइड होती है। जी आपको इसी आधार पर जो है समझ सकते हो। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपके सामने आई है जो मैंने क्लियर की है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे अपन बात करते हैं। और तो यहाँ पर जो है एक एक चीज को क्लियर कर लीजिएगा, कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। जी अब इससे आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, ये मैंने बता दिया अभी हाल में आपको। अब इलेक्ट्रोड तक तो पहुंच गए थे कि भाई कौन कौन से। अब आर्क वेल्डिंग में उपयोग में आने वाले इक्विपमेंट, उपकरण कौन कौन से हैं। तो आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट, जी आप यहाँ पर गौर से देखिएगा। आर्क वेल्डिंग में प्रयोग में आने वाले उपकरण, जी आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट यूज्ड, आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट कौन कौन से आर्क वेल्डिंग के लिए उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं यहाँ पर, इन सभी को अपने यहाँ एक एक करके देखते हैं।
तो सबसे पहला आपका आता है वेल्डिंग सेट। और वेल्डिंग सेट की बात करते हैं तो वेल्डिंग सेट में भी कंडीशनें होगी, यहाँ पर कौन कौन सी होगी, कैसी होगी, इन सभी को देखेंगे। देखिए यहाँ दूसरे नंबर का आता है मोटर जनरेटर सेट, ठीक है। तो यहाँ पर वेल्डिंग सेट आता है, मोटर जनरेटर सेट, इसमें भी कई स्टेप लागू होगी जिस पर अपन बात करें। तो सबसे पहले मैं एक एक करके ही पढ़ा देता हूँ आपको, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं आगे तो वेल्डिंग सेट क्या है, तो वेल्डिंग सेट देखिए सबसे पहले वेल्डिंग सेट होता क्या है इसको ध्यान से देखना। तो इसमें सबसे पहला जो बिंदु आता है वो आता है वेल्डिंग सेट, ठीक है। और वेल्डिंग सेट किसे कहते हैं इस पर ध्यान देने की बात, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ध्यान से देखना इसमें कि आर्क वेल्डिंग में धातु को जोड़ने हेतु अधिक करंट, अधिक धारा तथा कम वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। अब क्यों? क्योंकि अपन को यहाँ पर गलाना है किसको, इलेक्ट्रोड को, परिणाम स्वरूप अपन को करंट ज़्यादा चाहिए। और इसीलिए जो है अपन जो पारेषण करते हैं ट्रांसमिशन लाइनों में, वहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होता है, क्योंकि उससे वो लाइनें गलती नहीं और पतली लाइनें प्रयोग में लाई जा सकती है, जबकि इसके लिए मोटी लाइनें प्रयोग में लाई जाती है। अर्थात यूँ कहे तो अपन जो है करंट ज़्यादा चाहिए। तो आर्क वेल्डिंग के लिए करंट मान ज़्यादा चाहिए और वोल्टेज क्या चाहिए, कम चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात आपको कम जरूरत होती है। इस कार्य हेतु, इस कार्य के लिए क्या प्रयोग में लाई जाने वाली मशीन को वेल्डिंग सेट कहते हैं। और इस कार्य के लिए जो मशीन प्रयोग में लाई जाती है उस मशीन को क्या कहते हैं, वेल्डिंग सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेल्डिंग सेट कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। वेल्डिंग सेट भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मैं एक एक करके सारा क्लेरिफाई करता हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। तो आगे देखेंगे इसी में ही क्या हो। तो देखिएगा यहाँ सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर अपन जो है वेल्डिंग सेट पढ़ रहे हैं। वेल्डिंग सेट दो प्रकार के होते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर का जो वेल्डिंग सेट आता है वो कौन सा आता है, यहाँ पर डीसी धारा वेल्डिंग सेट। देखिएगा डीसी धारा वेल्डिंग सेट का मतलब है डायरेक्ट करंट वेल्डिंग सेट, जिसे डीसी वेल्डिंग सेट भी कहा जाता है, ठीक है। एक एक चीज को क्लियर करना। और इसमें निम्न प्रकार के सेट प्रयोग किए जाते हैं। इसमें भी प्रकार होते हैं जी, बिल्कुल। यहाँ पर वेल्डिंग सेट होते हैं, वेल्डिंग सेट के भी प्रकार होते हैं, डीसी धारा। और यहाँ पर इसमें भी प्रकार होते हैं। तो इसमें सबसे पहला डीसी में आता है मोटर जनरेटर सेट। इसको बोलते हैं शॉर्ट में MG सेट, ठीक है। मोटर शॉर्ट का मतलब यहाँ पर एम का मतलब मोटर, जी का मतलब जनरेटर और सेट का तो सेट, इसको MG सेट बोला जाता है, ठीक है। MG सेट बोला जाता है। इसमें आर्क वेल्डिंग हेतु डायरेक्ट मतलब DC डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट या दिष्ट धारा, आर्क वेल्डिंग हेतु दिष्ट धारा उत्पन्न करने हेतु दिष्ट धारा जनित्र अर्थात डायरेक्ट करंट वेल्डिंग सेट लगा होता है। तो यहाँ सीधी सीधी बात है कि इसमें यहाँ पर आर्क वेल्डिंग हेतु भाई आर्क वेल्डिंग करनी है तो इसके लिए अपन को सप्लाई कौन सी देगा, तो डीसी जनरेटर सेट है तो यहाँ पर डीसी ही देगा। तो देखिएगा यहाँ पर डीसी देने है, दिष्ट धारा जनित्र लगा होता है। इसे प्रत्यावर्ती धारा अगर एसी देना है या प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी या दिष्टि धारा डीसी मोटर के द्वारा चलाया जा सकता है। तो मोटर भी दो प्रकार की होती है इस सप्लाई के लिए, एक तो डीसी से अगर चलाना तो डीसी मोटर का प्रयोग करें, एसी से चलाना तो एसी मोटर का प्रयोग। तो दोनों में से किसी भी मोटर का इसमें उपयोग किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि कौन सी करेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं, तो एसी और डीसी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसे मोटर जनरेटर सेट भी कहते हैं, अर्थात MG सेट की संज्ञा इसी को ही दी जाती है। बनावट के रूप में अगर देखें तो कैसे होता है, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आपको, तो आप यहाँ पर इजी गोइंग समझ जाए। मोटर जनरेटर सेट की बात करते हैं, नाम से इसका काम भी क्लेरिफाई होना चाहिए जी, बिल्कुल। हाँ सही पकड़े हो आप लोग, बिल्कुल। यहाँ मैं बात करता हूँ, ये पावर है और इसमें इनपुट के रूप में दी जा रही है। पावर जैसे ही इनपुट दी तो यहाँ किसको प्राप्त हुई ही, मोटर को, है ना। अब मोटर को प्राप्त हुई तो मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रही है, बोलो, है ना। विद्युत यहाँ ले क्या रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या ले रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो चेंज करेगी, ये आपको यहाँ पर याद है कि मैकेनिकल में, किसमें,
है ना, मैकेनिकल, है ना, मैकेनिकल में जो है यहाँ एनर्जी में चेंज करेगी। तो विद्युत ऊर्जा को यहाँ इलेक्ट्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन कर रही, यहाँ, और इसने यहाँ इस शाफ्ट तक पहुँचा दिया। इधर जो शाफ्ट लगी हुई है यहाँ पर शाफ्ट कपलिंग से जुड़ी हुई है और कपलिंग के माध्यम से यहाँ पर जुड़ी हुई है जनरेटर से। तो ये मोटर किससे जुड़ी हुई, जनरेटर से। अब जनरेटर जो है यहाँ पर देखेगा ये कंडीशन आपकी यहाँ पर होगी। अब जनरेटर जो जुड़ा हुआ है इससे लास्ट टर्मिनल जुड़े हुए हैं और इससे जो है अपन क्या प्राप्त कर रहे हैं, आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं। और आउटपुट से जो जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर जोड़ा जाता है भाई किसको, यहाँ तो इससे भी दो पॉइंट निकल जाएगा, जो एक तो किसका जाएगा यहाँ पर वर्क, कार्य को जोड़ देगा यहाँ सीधा, ये सीधा कार्य से जुड़ जाएगा, और एक जाएगा इलेक्ट्रोड पर, किस पर, इलेक्ट्रोड पर। तो आपको ये देखना इलेक्ट्रोड पर, और इलेक्ट्रोड ये कार्य से मिलकर के यहाँ जो है चिंगारी 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 उत्पन्न करेगा। ये स्पर्श के कारण, प्रतिरोध के कारण, किसके कारण, संपर्क प्रतिरोध के कारण ये चिंगारी उत्पन्न करने लगे। इस प्रकार से जो है आपका एमजी सेट बना होता है। तो एमजी सेट में क्या क्या चीजें होती है, एक मोटर होती है, एक जनरेटर होता है। लास्ट में किसकी सहायता से जुड़े होते हैं, ये सॉफ्टवेयर कपलिंग की सहायता से, किसकी सहायता से, सॉफ्टवेयर कपलिंग की। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं यहाँ पर मोटर जनरेटर सेट। ठीक है, तो यहाँ मोटर जनरेटर सेट का संख्या आपको यहाँ समझ में आई होगी। तो इसी चीज को आपको यहाँ क्लियर कर लिए कि एक जनरेटर लगा हुआ, एक मोटर लगी हुई, इस प्रकार से इसको एमजी सेट कहा जाता है। दोस्तों आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी। अब हम और बात करते हैं थोड़ा सा आगे, तो इसमें और क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीजें होती है। मैं आगे इसी में नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए कराना चाहता हूँ, गौर से देखना है। यहाँ पर ये लीजिएगा, यहाँ पर लिखा इंजन जनरेटर सेट। इंजन जनरेटर सेट किसे कहते हैं, इंजन जनरेटर सेट। आप जानते हो क्या इंजन जनरेटर सेट जो है किसे कहा जाता है। इसमें आर्क वेल्डिंग हेतु दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट उत्पन्न की जाती है। इसमें आर्क वेल्डिंग के लिए डायरेक्ट करंट का उपयोग किया जाता है। किसमें, यहाँ पर इंजन जनरेटर में। आर्क वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डीसी का। यहाँ पूछा जाता तो आपको बता देना कि इसमें कौन सी सप्लाई प्रयोग करेंगे, इंजन सेट का तो डीसी। ठीक है, जिसके लिए इंजन इंजन करंट वेल्डिंग सेट लगा होता है। देखिएगा, इंजन की सहायता से, कहने का मतलब यहाँ इंजन सप्लाई देता है, मतलब वही यांत्रिक ऊर्जा मोटर की जगह यहाँ क्या है कर रहा, इंजन कार्य कर रहा है। सेम भाई अगर अंत में जो है जनरेटर ही चाहिए, तो जनरेटर तो क्या है विद्युत ऊर्जा पड़ेगी, तो उसको यांत्रिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो विद्युत में कन्वर्ट करता। जबकि मोटर क्या कर रही थी, यहाँ विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में। अब जनरेटर क्या कर रहा है, उसको डायरेक्टली जो है हीट एनर्जी को किसका, यांत्रिक में बदल रहा। तो यहाँ तो लास्ट में जो है इंजन को तो चाहिए यहाँ पर, तो ये कंडीशंस आपकी यहाँ पर हो जाएगी। चलिए मैं और बताता हूँ। तो यहाँ पर लगा होता है इंजन चलाने हेतु ईंधन के रूप में डीजल, हाँ, डीजल या पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। इंजन चलाएंगे तो इंजन में या तो डीजल भरेंगे या फिर पेट्रोल भरेंगे, दो ही चीजें प्रयोग होना जाता। ज्यादातर डीजल का प्रयोग कर लेते हैं, है ना, पर कभी कभार पेट्रोल का करते हैं। इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां बिजली की उपलब्धता नहीं हो या बहुत कम होती हो, नहीं हो या फिर बहुत कम होती हो, बहुत कम होती हो। तो ऐसी स्थानों पर जो प्रयोग करेंगे तो भाई वहां पर भी तो वेल्डिंग करनी पड़ेगी ना। लेकिन यूँ है कि जहाँ विद्युत की तो उपयोग है नहीं, अब अपन को तो विद्युत चाहिए, तो इसमें कैसी कंडीशंस होगी, तो वहां पर इंजन लगाया और इंजन के साथ जनरेटर, जनरेटर से अपने इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की, इलेक्ट्रिसिटी से अपने वेल्डिंग कर दी। तो ये जो है इलेक्ट्रोड वगैरह का प्रयोग करके, तो इस तरह की स्टेप आपको यहाँ पर होती है। इसीलिए इसको इंजन जनरेटर सेट कहते हैं। अब बनावट में कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती है, इसको प्रैक्टिकल बेस पर देख लीजिएगा एक बार, तो आपको कोई कंफ्यूजन न रहेगा। ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ पर ये बैटरी है जी, बिल्कुल क्या है, बैटरी है। ये है डीजल मोटर, यहाँ पर क्या है, डीजल मोटर, या यहाँ पर। और यहाँ पर देखिएगा डीजल मोटर का मतलब है, यहाँ से देखिएगा क्या करते हैं, सबसे पहले जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो क्या हो रही है, इससे जो है इसमें क्या करते हैं, यहाँ इससे ये जो है इसको चलाया जाता है। फ्यूल टैंक, इसमें फ्यूल भरा होता है, इसको चलाते हैं। तब आप जानते हो कि इंजन जो होगा, इंजन तो क्या है, इसको फ्यूल चाहिए, और फ्यूल को फिर किस में, ये यहाँ हीट एनर्जी को किस में, यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में जो है यहाँ पर जो है क्या, यहाँ जो है इसको जोड़ दिया जाता है वही शाफ्ट की सहायता से। अब जोड़ देते हैं तो यहाँ सिंक्रोनस जनरेटर लगा रहता है, क्या लगता है, सिंक्रोनस जनरेटर, जो कि सिंक्रोनाइज रहता है। सिंक्रोनस जनरेटर जो है इसी तरह से यहाँ पर क्या था, है ना, देखिएगा कमेंट यहाँ पर जो है कमांड बॉक्स में चला जाता है, इसके बाद में फील्ड एक्साइटर में चला जाता है। इस प्रकार से अपन क्या आउटपुट में जो प्राप्त करते हैं, अपन को आखिरकार इससे जो प्राप्त होती है आउटपुट में। अब जब जनरेटर है तो यहाँ लास्ट में जो प्राप्त होता है आउटपुट में, तो इस प्रकार से अपन को जो है प्राप्त हो जाती है। एक तो वो होगी अपने पास में यहाँ पर जो वर्क के लिए केबल, है ना, वर्क केबल, और दूसरी होगी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोड के लिए केबल। अब दोनों ही यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रोड,
ठीक है ना, इलेक्ट्रोड के लिए, है ना। तो यहाँ दोनों की दोनों ही केबलें प्राप्त करके अपन क्या करते हैं, संपर्क के कारण में वेल्डिंग कर देते हैं, रिश्ता जोड़ बन जाता है। तो इस प्रकार से उपयोग में लाते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें किस प्रकार से उपयोग में लाई जाती हैं। कर और बताता हूँ आपको इसी में एक एक चीज़ें करके। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, क्रमबद्ध रूप से मैं चल रहा हूँ, आगे जो आता है आपका इसमें क्या आ रहा है, इस बात को ध्यान से देखना, थोड़ा सा गौर से देखो, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, एक बार इसको यहाँ से हट करके, चलिए ऊपर लेता हूँ थोड़ा सा। आप अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, चलो बड़ा है, मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। मैं सोच रहा था साथ के साथ दिखा दूँ, पर इधर दिखेगा नहीं। चलिए मैं यहाँ पर एक बात आपको दिखा रहा हूँ जो आपको मोस्टली दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है यहाँ पर परिवर्तक सेट। परिवर्तक सेट का मतलब रेक्टिफायर सेट। देखिए सरल भाषा में बोले, डायोड से मिलकर के रेक्टिफायर का निर्माण होता है। जी हाँ, डायोड का मतलब इस टाइप का एक सिंबल होता है डायोड का, और इसको बोलते हैं डायोड, और इससे मिलकर के किसका निर्माण होता है, रेक्टिफायर का होता है। अब रेक्टिफायर का निर्माण किससे मिलकर के हुआ, डायोड से मिलकर के। डायोड या रेक्टिफायर का कार्य होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, एसी को डीसी में बदलना। एसी को डीसी में कौन बदलता है, रेक्टिफायर या डायोड को बदलने का कार्य करता है, जबकि डीसी को एसी में कन्वर्टर बदलता है। जबकि डीसी को इसमें क्या, एसी में क्या होता है, इन्वर्टर में कन्वर्टर लगाता है, एसी को डीसी दोनों में बदल सकता है। कन्वर्टर तो दोनों काम करता है। लेकिन अगर बात को है कि यहाँ एसी को डीसी में बदलने के लिए जो है क्या आता है, तो यहाँ यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह से जो है फिल्टर यहाँ पर जो है क्या होता है, ये रेक्टिफायर लगा रहता है। तो रेक्टिफायर का कार्य हमेशा एसी को डीसी में बदलना, जबकि डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो घरों में लगा रहता है इन्वर्टर, वो आपने देखा ही होगा। इस परिवर्तक सेट रेक्टिफायर को दिष्टकारी भी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, दिष्टकारी, है ना। इसको दिष्टकारी भी बोलते हैं। और एक और नाम है इसका परिशोधक। क्या है, परिशोधक। ये भी है, रेक्टिफायर भी है, दिष्टकारी भी है, परिशोधक भी है, और परिवर्तक भी है, ठीक है। तो इतने सारे इसके निकनेम हैं दोस्तों, जो आप सब समझ सकते हो, परिवर्तक, है ना। तो इस परिवर्तक सेट का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा को, देखो लिखा सब एसी, है ना, धारा को डीसी सप्लाई में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये साफ सी सिंपल बात है, एसी को चेंज करता है डीसी में, तो कौन करता है यहाँ पर, रेक्टिफायर। शब्दों में बात करें तो कौन करता है, रेक्टिफायर। अगर आपसे यूँ कहा जाए कि डीसी को एसी में, यहाँ यूँ कहा जाए कि डीसी को एसी में बदलना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। देखो पहला नंबर का रेक्टिफायर था अपना, दूसरे नंबर का कौन सा है इसमें, तो इन्वर्टर। क्या आएगा, इन्वर्टर का मतलब आप समझते हो, यहाँ रेक्टिफायर का परिशोधक वगैरह वगैरह बताया रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्वर्टर। इस टाइप की दोनों कंडीशन से ये बहुत महत्वपूर्ण उतार लेना आप, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए अब मैं आगे यहाँ पर बता रहा था कि दिष्ट धारा वेल्डिंग सप्लाई में बदलने है तो क्या करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, इसको बोलते हैं एसी, है ना, प्रत्यावर्ती धारा, इसको बोलते हैं डीसी। बदलने है तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, एसी का। तो यहाँ पर रेक्टिफायर, इसे मैंने प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट तथा दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, दोनों प्रकार की सप्लाई हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो दोनों प्रकार की सप्लाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो कोई भी आपको तकलीफ नहीं। अब कैसे प्रोसेस होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए। ऐसा डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके यहाँ पर लगी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए घरों में जो सप्लाई आती है वो कितनी आती है, 220। स्टैंडर्ड अगर बात करते हैं तो 230, ठीक है। और अगर बात करते हैं वैसे तो 220 से लेकर के 240 वोल्टेज, ठीक है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर कितनी दी गई है, ये प्लस, ये माइनस और प्लस दोनों को मिलाकर के यहाँ कंडीशन 240 वोल्टेज की दी गई। और यहाँ से आगे गिरती है एक लपेट आई। लपेट का मतलब होता है कोयल, और कोयल का मतलब होता है कुंडली, और कुंडली का मतलब यहाँ पर ये कुंडली है, ठीक है। और कुंडली आई तो यहाँ पर जो है L1 हो गया, क्या बना, इंडक्टर 1, ठीक है, इंडक्टर 1 हो गया। अब यहाँ ये क्या है कि धारा के मान में हो रहे परिवर्तनों के लिए किसका प्रयोग किया गया, L, इंडक्टर का, ठीक है, चौक का या कुंडली का। उसके बाद लगा दिया इसमें ट्रांसफॉर्मर, लगा दिया, क्या लगा दिया, ट्रांसफॉर्मर। देखो यहाँ गौर से देखो, यहाँ मैं लगा रहा हूँ इस पर ट्रांसफॉर्मर, इसको ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है, किसका सिंबल है, ट्रांसफॉर्मर। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है या म्यूचुअल सिद्धांत पर कार्य करता है। इनकी दोनों कुंडलियाँ आपस में स्पर्श नहीं की हुई थी, इसी के कारण मैंने स्पर्श नहीं करा रखी। और यहाँ जो ट्रांसफॉर्मर से अपन जो है क्या करते हैं, है ना, अन्योन्य प्रेरण के द्वारा आउटपुट प्राप्त कर लिया। अब आउटपुट प्राप्त किया है तो आप जानते हो यहाँ कौन सा प्राप्त किया, आउटपुट। अब आउटपुट में जो प्राप्त करने के बाद यहाँ पर देखिए ये तार जो है बेंड की आवाज़ का मतलब स्पर्श नहीं कर रहा, आगे बढ़ रहा, बिना स्पर्श करे हुए आगे बढ़ रहा। तो यहाँ पर इसमें
सप्लाई जाके जोड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर बात करूँ तो सीधा इससे सप्लाई आ रही है, तो एक तो देखिएगा यहाँ पर बात समझना, तो सीधा सीधा देखिए D1, तो यहाँ पे ये डायोड का सिंबल है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इस टाइप का जो सिंबल होता है वो डायोड का सिंबल होता है। डायोड से मिलकर के रेक्टिफायर परिपथ का निर्माण होता है। ये आपके देखिएगा इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर देखिएगा कितना 3 4 लग गया ना, 4 यहाँ पर डायोड लगा दिया, रेक्टिफायर परिपथ बना दिया। रेक्टिफायर परिपथ जैसे ही यहाँ पर सप्लाई है तो ये एसी को किस में बदल रहा, डीसी में बदल रहा। तो यहाँ परिणाम स्वरूप जब आ रही तो देखो यहाँ पर एक और लगाया था एलटी धारा के मान में परिवर्तन का विरोध के लिए, यहाँ पर एक और चौक लगाया गया था, एक और चौक लगाया गया। ठीक है, तो ये इसमें चीज में लगाई जाती है। इसमें आपको बताऊं तो लास्ट में जब यहाँ पर जो प्राप्त होता है, इससे जो आउटपुट जब प्राप्त होता है तो ऐसी कंडीशन आपकी यहाँ पर आएगी, और ऐसी कंडीशन में जो है डीसी प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ दी गई थी, यहाँ इसको इनपुट के रूप में क्या दी गई थी, एसी। यहाँ पर भी इनपुट के रूप में इसको ट्रांसफार्मर तो एसी देंगे, लेकिन यहाँ इसमें कन्वर्ट, ये सारा ऑपरेशन यहाँ डायोड से मिलकर के रेक्टिफायर जो बना है, रेक्टिफायर ने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर आउटपुट के रूप में डीसी, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस के रूप में प्राप्त, प्लस और यहाँ माइनस, ये प्लस और माइनस के रूप में आपको ये प्राप्त हो गई। और वो कौन सी हुई, डीसी, जहाँ प्लस माइनस लग गया इसका मतलब वो डीसी सप्लाई, ये बात है। तो यहाँ पर प्राप्त हो गया, तो इस आधार पर अपन यहाँ पर इसमें समझ सकते हैं, और ये कंडीशंस आपके यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जितनी भी चाहिए तो वो प्राप्त कर लेते हैं, और इसके आधार पर फिर आगे लेते हैं, तो इसको लोड से संयोजित कर देते हैं। लोड के रूप में अपन रेजिस्टेंस ले सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, वो घर्षण प्रतिरोध के कारण यहाँ पर, तो उसको लोड ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लोड, या फिर यहाँ पर बोल सकते हो तो रेजिस्टेंस, बात एक ही है। तो यहाँ इस तरह से जो है ये सारा वर्किंग सिस्टम होता है, अर्थात ये समझिए कि इस एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रारूप करना पड़ा सारा का सारा, तब जा करके यहाँ पर जो है रेक्टिफायर परिपथ का निर्माण हुआ। तो ये जो बताया मैंने रेक्टिफायर परिपथ बताया दोस्तों, जो कि इस तरह से एसी को डीसी में बदलता। अब रेक्टिफायर परिपथ भी कई प्रकार के होते हैं, तो हाफ वेव होता, फुल वेव होता, अर्धतरंग होता, पूर्ण तरंग होता, एक होता ब्रिज होता है, क्या होता है, एक ब्रिज होता है, एक होता है ब्रिज मतलब सेतु रेक्टिफायर, एक होता 3 फेज रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर परिपथ। तो मैं आपको यहाँ सभी का चारों के बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ बेसिकली बता दिया कि एसी को डीसी में किस तरह से बदला, और यहाँ अब तक मैंने पहुंचा दिया। ये डायोड का सिंबल बताया है, तो आपको ध्यान रखना ये भी कार्य एसी को डीसी में ही बदलने का करता है। इस टाइप की चीजें सारी मैंने आपको बता दी जो उपयुक्त और उचित थी। बाकी बहुत बड़ा लंबा चैप्टर होता है ना, इसमें कई प्रकार पढ़ाए जाते हैं दोस्तों, जो आपके काम के नहीं है, कि आपके तो अपना काम बन जाए, इतना सा ज़्यादा पढ़कर ज़्यादा ज्ञान लेकर के कुछ नहीं करना, अपना तो केवल नौकरी लग जाए, अपना काम हो जाए। बहुत है इतना पढ़ लेंगे, जब इतने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये बात आप जानते हो अच्छी तरह से। अतः इसके लिए तो लगातार तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई तोड़ नहीं। नेक्स्ट इसी में सभी उपकरणों की बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा लेंथ वीडियो है तो दुबले मत होना, स्वास्थ्य खराब करने की जरूरत नहीं, लगातार पढ़ते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें नेक्स्ट प्रत्यावर्ती धारा वेल्डिंग सेट। अब यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती का मतलब था अल्टरनेटिव करंट वेल्डिंग सेट, तो ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पर सेट का मतलब यहाँ ट्रांसफार्मर अपनी वेल्डिंग सेट के लिए कौन सी क्या क्या प्रयोग होता है, ट्रांसफार्मर के मतलब बोलते हैं तो यहाँ पर बोलते हैं परिणामित्र। ट्रांसफार्मर का एक और नाम बोला जाता है शुद्ध हिंदी में परिणामित्र या फिर एक्समल, ठीक है, यहाँ एक्स वाई भी बोला जाता है। तो इस टाइप की कंडीशंस आपको ध्यान रखना। कर मैं आपको बताता हूँ, तो इसमें एक बात बताना, ध्यान से देखना। अब मैं कोई चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो गौर से देखना, ये मैंने बातें बता दी है यहाँ। अब इसमें मैं आगे लेता हूँ, तो ये क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा क्या, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको जो कि यहाँ पर प्रयोग में लाते हैं। तो दोस्तों ये है ट्रांसफार्मर, क्या है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर हमेशा अन्योन्य प्रेरणा या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो इस प्रकार का वेल्डिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब मैंने ये चित्र इसलिए दिखाया कि अब आपको समझने में थोड़ी सी सुविधा ज़्यादा हो जाएगी और आपको तकलीफ कम आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं, तो आगे और इसी क्रम में बात करेंगे तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस प्रकार से आपके यूज में आती है, ठीक है दोस्तों। तो आइए मेरे साथ में यहाँ पर बताते हैं। अब ध्यान से देखना, देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये रहा आपका प्रत्यावर्ती धारा वेल्डिंग सेट, अर्थात यहाँ पर ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रांसफार्मर, तो ये है वेल्डिंग सेट फॉर ट्रांसफार्मर। मैं यहाँ पर बहुत साफ साफ लिख दिया है ना, वेल्डिंग सेट फॉर ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर का जो सेट है उसी की बात कर रहा। तो ये है हल्का, छोटा तथा हल्का होता है। तो आपसे पूछा जाता है ट्रांसफार्मर तो होता है, लेकिन क्या क्या भारी होता है कि जो अपना इतना देख रहे हो, ये छोटा सा दिखाया मैंने, इसलिए दिखाया कि छोटा भी होता है हल्का भी होता है, ठीक है। हाँ जी, आगे बात करते हैं। तो ये हाई वोल्टेज व लो एम्पियर की मेन सप्लाई को, हाई वोल्टेज की और लो, देखिए यहाँ कंडीशन क्या, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज की लो एम्पियर की मेन सप्लाई को लो वोल्टेज, यहाँ पर ध्यान रखना मेन, अब हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लो, ठीक है ना। वह हाई एम्पियर एसी वेल्डिंग
एसी वेल्डिंग सप्लाई में बदल देता है। तो कहने का मतलब यहाँ जो कार्य कर रहा है, देखिएगा दो प्रकार का होता है, एक तो स्टेप अप होता है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर देखिएगा, है ना, मैं बताता हूँ। एक तो स्टेप अप होता है जिसमें घेरों की संख्या, ये है P1 और ये है P2, यहाँ पर है S1 और ये है S2। ध्यान दो, तो देखिएगा यहाँ जब आउटपुट ज़्यादा प्राप्त करेंगे, यहाँ टर्नों की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा प्राप्त करते हैं। और इसमें जो है अगर प्रैक्टिकल तौर से जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होता है तो धारा कम होती है, तो परिणाम स्वरूप सबसे पहला जो लेते हैं ये रहता है। लेकिन ऐसी स्टेप में तो अपन को आती है, लेकिन यहाँ जो है ऐसा नहीं होता। अपन को क्या चाहिए, तो यहाँ पर जो है कंडीशन क्या चाहिए कि यहाँ अपन इधर वाली टर्न में क्या है, टर्नों की संख्या क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। तो P1 में क्या रखेंगे, P2 और यहाँ S1 में क्या रखेंगे, देखिएगा यहाँ 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 कम रखिए। तो यहाँ जो है आई ज़्यादा प्राप्त होगी, क्योंकि आप जानते हो शायद, तो ठीक है बता दूँ, ठीक है, यूँ होता है कि NS/NP, ठीक है, मतलब प्राथमिक में घेरों की संख्या और द्वितीयक में घेरों की संख्या। यहाँ पर एक और चीज़ होता है VS/VP, ठीक है, लेकिन आई में जस्ट उल्टा हो जाता, तो IP/ क्या होता, IS। इस तरह की स्टेप आपके सामने देती, देखो ये कंडीशन लागू होती है, इसीलिए यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर प्रयोग में लाया जाता है और इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज डाउन होता है, धारा अप हो जाती है, वोल्टेज डाउन होता है, धारा अप हो जाती है, ये याद रखना। जबकि अपने जहाँ से भी चल करके आ रही है वहाँ से सबसे जैसे उत्पादन किया तो उसका स्टेप अप ही ट्रांसमिशन किए गए, बाकी डाउन डाउन। तो यहाँ पर क्या किया है कि देखिएगा इसमें क्या किया कि धारा अपन को अप चाहिए, क्योंकि अपन को गलाना है मेटल को, और गलाने के लिए धारा का मान ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इस टाइप की यहाँ पर देखो दोबारा से पढ़ो, ये वेल्डिंग सेट मतलब ट्रांसफार्मर एक छोटा होता है, हल्का होता है, ठीक है। ये हाई वोल्टेज और लो एम्पेयर की मेन सप्लाई, हाई वोल्टेज और नो, जब वोल्टेज हाई होगा तो लो एम्पेयर होगा, धारा होगी कि मेन सप्लाई को, यहाँ पर को मतलब बदलने की बात कर रहा, को लो वोल्टेज, अब यहाँ वोल्टेज को क्या कर दिया, मतलब कम कर दिया, और वो हाई एम्पेयर की ऐसी वेल्डिंग सप्लाई में बदल देता है। ये बदलने का कार्य करता, ये कम खर्चा तथा कम शोर पैदा करता, आवाज़ भी कम करता, नॉइज भी कम करता, खर्चा भी इस पर कम आता, इसीलिए ये जो है वेल्डिंग सेट के लिए उपयुक्त और उचित है। तो यहाँ दोस्तों ये मैंने जो बताया है अभी, ये बताया आपको वेल्डिंग सेट के लिए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक था। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दिया है, मैंने आपको बता दिया ट्रांसफार्मर का पूरा डायग्राम, तो आपको यहाँ पर देख लो एक नज़र से, तो आपको क्लियर जाए। ये इंटरनल बनावट है इसकी, जो आपको बताएगी, बाहर ही नहीं बताएगी। इसमें ये प्राथमिक और द्वितीय कुंडली लगी हुई है, बाकी यहाँ इस तरह से जोड़ा जाता है ना। तो ये सारा का सारा आप यहाँ पर एक नज़र से देख सकते हो, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखोगे तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ एक एक आपको आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है। सबसे पहली बात तो प्रत्येक लाइन में कोई ना कोई क्वेश्चन छुपा हुआ, और मैं जो समझा रहा हूँ इसमें सारे क्वेश्चनों का समावेश किया गया है, आपको यहाँ ध्यान देना है। कर अब अपन बात करते हैं वेल्डिंग तार, इसको बोलते हैं यहाँ पर वेल्डिंग केबल। वेल्डिंग केबल जो होती है वो क्या होती है, किस प्रकार की होती है, कैसे काम आती है, इसमें देखना है। तो देखिएगा इस केबल में तांबे के पतले पतले तार होते हैं, वो लगभग 2000 तक, कितने तक, है ना, तांबे के पतले पतले तार होते हैं। ये वेल्डिंग शेड से जुड़ी होती हैं। तांबे के पतले पतले तार होते हैं, ये वेल्डिंग शेड से जुड़ी होती हैं। इसका प्रयोग कार्यखंड जॉब तक कार्यखंड अर्थात जो तक करंट ले जाने के लिए किया जाता है। इसका जो उपयोग करते हैं कार्यखंड तक क्या ले जाने के लिए, करंट ले जाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये तांबे के पतले पतले तारों की जो बहुत सारा समूह की जो केबल बनी होती है, उसका प्रयोग क्या करते हैं, तो करंट ले जाने के लिए तांबे के तार, ठीक है, ले जाने के लिए किया जाता है। इसका एक सिरा वेल्डिंग सेट से, एक सिरा किससे, वेल्डिंग सेट से, तथा दूसरा सिरा इलेक्ट्रोड होल्डर से जुड़ा होता है। एक सिरा तो एमजी सेट से चला गया, दूसरा सिरा इलेक्ट्रोड होल्डर से जुड़ा रहता है। इसे इलेक्ट्रोड केबल भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड होल्ड से जुड़ा होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोड केबल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा केबल वेल्डिंग सेट से अर्थ तक जुड़ी रहती है। तो वेल्डिंग सेट से कहाँ तक, अर्थ तक जो है संयोजन रहता है, तो दूसरा वाला सिरा होता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये केबल होती है जो जुड़ी होती है। मैं बता भी दूं आपको तो कैसी होगी, आइए मेरे साथ में। यहाँ पर एक नज़र आप देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये साफ साफ देख लो, दिख रहा, चलो यहाँ बड़ा करके देख लो तो ओके। अब आपको यहाँ पर आराम से दिख रहा है, यहाँ एसी सप्लाई भी दे रहे हैं, डीसी भी दे रहे हैं, ये लिखा मैंने पहले ही बता दिया था एसी सप्लाई, हाँ।
तो ये MG सेट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें एक तो ये निकल रही है केबल, एक ये निकल रही है, एक ये वर्क होल्डर वर्क केबल के लिए जा रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड केबल जा रही थी, इसको इलेक्ट्रोड केबल कहेंगे। ये वर्क के लिए यहाँ पर चली गई, जो कि अपने यहाँ पर इसमें क्लैंप कर लिया, जो अर्थ किया रहता है, ठीक है। इसकी वजह से सेफ्टी हो जाती है और यहाँ तक करंट भी पहुँच जाता है ना। अब क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रोड में भी जो है करंट जा रही है। अब इलेक्ट्रोड में ये करंट आएगी तो इलेक्ट्रोड होल्डर से पकड़ लिया, यहाँ इलेक्ट्रोड को पकड़ा, परिणाम स्वरूप चिंगारियाँ उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि इसमें आर्क उत्पन्न होने का एक ही कारण है, प्रतिरोध। कौन सा? वो भी स्पर्श। कौन सा? है ना, स्पर्श प्रतिरोध। यहाँ रेजिस्टेंस जो होता है वो स्पर्श प्रतिरोध ही कारण है, संपर्क प्रतिरोध के कारण ही होता है। ये इलेक्ट्रोड है जो आप देख रहे हो। तो इस तरह की स्टेप आपके यहाँ पर, ये MG सेट है जिसको बोलते हैं यहाँ पर वेल्डिंग। तो यहाँ पर जो है ये ट्रांसफार्मर वगैरह, इसमें सारी चीज़ें जो है प्रयोग में लाई जाती है, और ये काम आपको मैंने यहाँ पर बता ही दिया है। तो यहाँ तक आप देख सकते हो किस टाइप की चीज़ें हैं यहाँ आपके लिए आ रही। दोस्तों मैं आगे और परिचर्चा करना चाहता हूँ आपसे इसी पे। तो नेक्स्ट एक और बात आती है तीसरे नंबर पर जिसको अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन सी है, ध्यान से देखना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो तीसरे नंबर की जो बात है वो क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो आइए साथ में देखिएगा। तो यहाँ ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तीसरे नंबर पर, तो केबल कनेक्टर। केबल कनेक्टर किसे कहते हैं? केबल को कनेक्ट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे केबल कनेक्टर कहा जाता है, कि जो यहाँ पर उपयोगी है। केबल को कनेक्ट करने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है उसे केबल कनेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट, केबल के अंदर तांबे के तार होते हैं। तार कौन से होते हैं? तांबे के, ठीक है। और वो भी एनिल्ड तार होते हैं, ध्यान रखना। एनिल्ड क्या होता है? एनिल्ड, ठीक है, मतलब मुलायम टाइप, ठीक है ना। तार होते हैं जब इसके अंदर से इसके अंदर से अधिक एम्पेयर की धारा प्रवाहित करते हैं। जब इसके अंदर से अधिक एम्पेयर की धारा प्रवाहित करती है तो इसके जोड़ों पर स्पार्क होने का खतरा रहता है। जब अधिक एम्पेयर की धारा प्रवाहित करेगी तो जॉइंट जहाँ पर होंगे तो स्पार्किंग का खतरा रहता है। इसी त्रुटि को दूर करने हेतु इनके जोड़ों पर, इनके जॉइंट पर केबल कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो साफ साफ कहते हैं कि केबल कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो तांबे के पत्ते तारों के जो समूह हैं, तो इसमें अधिक मान की धारा प्रवाह के कारण जो है जॉइंट जहाँ भी होते हैं उस पर क्या होता है, यहाँ पर जहाँ भी जॉइंट होता है तो क्या होगा कि स्पार्किंग की संभावना बढ़ जाएगी। इस स्पार्किंग को कम करने के लिए केबल कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है, जो आपको दिखाता हूँ मैं कैसा होता है। चलिए आइए मेरे साथ में, मैं दिखा देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन आपका ना रहे। तो ये होता है केबल कनेक्टर। इस टाइप से जो है जुड़ा होता है। ये यहाँ पर जो है कॉपर का या फिर पीतल की जो है इसकी टिप बनी रहती है, और इस प्रकार से इसको जोड़ देते हैं। अब ये इस तरह से बनावट में होता है, जिससे क्या होता है कि स्पार्किंग को कम करने के लिए इसका प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों मैं अभी हाल में आपको यही बता रहा था कि अलग अलग जितने भी इसके प्रकार है, मतलब ये उपयोगी जो उपकरण है कौन कौन से यहाँ पर है, उसमें सारे की चीज़ों को बात करें, इक्विपमेंट कौन कौन से कर। सबसे पहले अपने पढ़ते गए और इस प्रकार से अपने पहुँचे हैं इलेक्ट्रोड होल्डर। नाम बार बार सुना है, इलेक्ट्रोड होल्डर क्या होता है, किससे कहते हैं? ये आपने देखा होगा बनावट में इस टाइप से जो है इसका जो इलेक्ट्रोड होल्डर का जो साइज दिया जाता है, ऊपर तो जो है फ्लक्स होता है ना। यहाँ पर होल्डर जो होता है अलग चीज़ है, और ये जो बना होता है इसका जो यहाँ पर जो कनेक्टर होता है ये कॉपर होता है। क्या होता है? इसका जो टिप होती है, टिप जो है कॉपर की बनी होती है। क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रोड होल्डर की टिप किसकी बनी होती है? कॉपर की। कई बार ध्यान रखना, CO का मतलब कॉपर ही होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर लिखा है, ये आपके पावर लाइन वगैरह है यहाँ पर, ये आपके देखेगा। अब जो कंडीशन आती है तो कर मैं सभी को समझाता हूँ, एक बार आपको क्लियर करना है। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोड होल्डर मतलब यहाँ इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वो इलेक्ट्रोड होल्डर कहलाता है। सरल लैंग्वेज तो ये है। अब इसमें इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड होल्डर कहलाता है। इसका अगर यूज करते हैं तो देखिएगा, ये है प्लास, मतलब प्लायर के आकार का उपकरण होता है। मतलब जैसे जितना बड़ा अपना प्लायर होता है ना, एज इट इज लगभग इसका साइज वही होता है ना। इसका जबड़ा तांबे का बना होता है। तो वही आपसे पूछा जाए कि इसका जो है कॉन्टेक्ट पॉइंट अर्थात जबड़ा जिसको या फिर टिप वो किसकी बनी होती है? तांबे की। कई बार पूछा और आपसे पूछा जाएगा, है ना। इसमें इलेक्ट्रोड साफ लिखना। देखो इलेक्ट्रोड रोड को पकड़ने हेतु खांचे मतलब ग्रू बने होते हैं, जिससे इलेक्ट्रोड होल्डर को आराम से पकड़ा जा सके। इस टाइप से ग्रू बने होते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पर देख सकते हो, ये जो खांचे बने हुए हैं इनकी जिक्र कर रहा है, ठीक है। इस तरह से जो है ग्रू बने होते हैं। इसे वेल्डिंग सेट केबल द्वारा जोड़ने हेतु प्रयोग। वेल्डिंग सेट केबल से सीधी केबल आएगी और यहाँ एक इससे जुड़ जाएगी, एक वर्क पीस से जाकर जुड़ जाती है, जो अर्थ की होती है, ठीक है। इस टाइप से जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं।
जिसका मैंने यहाँ आपको समझाया कि भाई ये था आपका इलेक्ट्रोड होल्डर। अब आपको ये भी क्लियर हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, बिल्कुल। अब आप चाहते हो कि सर और क्या होता, तो और तो हेलमेट होता जी। क्या होता, यहाँ पर हेलमेट तथा हैंड शील्ड कैसी होती है, ये रहिएगा, हाथ से पकड़ा और ऐसा देखा, ये हेलमेट लगा लिया और उसमें वो रहता है इस तरह पूरा ये। अब ये हैंड शील्ड होती है, इसको हाथ से पकड़ करके, हाँ एक हाथ से पकड़ते हैं, एक हाथ से करते हैं, है ना। आप कौन से पकड़ते हैं, करते तो राइट हैंड से, पकड़ते किसे, लेफ्ट हैंड से। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आता पर मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ कि बात ये एक चित्र तो आपने देख लिया जनरली, मैं इसके बारे में कुछ बिंदु बताता हूँ। देखिए अगला है केबल कनेक्ट, सॉरी केबल कनेक्टर पर चला गया गलती से। इलेक्ट्रोड होल्डर भी कर लिया आपने, अर्थ क्लैंप इलेक्ट्रोड होल्डर कर लिया। ठीक है, ये रहा यहाँ आ गया, और सही जगह पहुंच गए। तो हेलमेट पे अपन बात कर रहे थे, तो ये रहा हेलमेट तथा हैंड शील्ड। हेलमेट एंड हैंड शील्ड, हैंड शील्ड का यहाँ पर फोटो मैंने दिखा दिया। हेलमेट भी ऐसा ही होता कुछ बनावट में, ध्यान रखना। और जब आर्क वेल्डिंग की जाती है, कौन सी, जब आर्क वेल्डिंग की जाती है तो तेज रोशनी के साथ अल्ट्रा वायलेट तथा इंफ्रारेड किरणें उत्पन्न होती है। कौन सी किरणें, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड। मानव जीवन के लिए दोनों ही बहुत खतरनाक किरणें हैं, जो स्वास्थ्य को खराब करती है तथा आंखें भी खराब कर देती है। इसीलिए कि जब प्रैक्टिकल आपसे कहते हैं, कई बार आपके टीचर्स ने आपसे कहा होगा कि भाई ITI में, डिप्लोमा में जब आप थे डिग्री में, तो उस टाइम पर आपसे आपके टीचर ने कहा होगा, जब प्रैक्टिकल आप वेल्डिंग कर रहे थे उस टाइम मना किया था कि भाई आप आनंगे आपको से मत देखो भाई। पर आप नहीं माने होगे, तो कई बार ऐसे स्टूडेंट हो गए आपके जिनके आंखें खराब हो गई, सुबह बोले सर में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, आंखों में जलन हो रही है, आंखें सूज गई है। ऐसी कंडीशन क्यों होती है, जब आप नंगी आंखों से वेल्डिंग को देखते हो तो ये असुविधा होगी, क्योंकि उससे अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी एवं इंफ्रारेड अवरक्त किरणें निकलती, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए, आंखों के लिए खासतौर से जो है हानिकारक होती है। इसीलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि जो है वेल्डिंग करते समय हैंड शील्ड का या गोगल्स का या फिर हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे बात करते हैं। इंफ्रारेड है किरणें उत्पन्न होती, कौन सी, इंफ्रारेड, है ना। ये किरणें आंखों में रेटिना के नुकसान पहुंचाती है, रेटिना से प्रभावित होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये जो हेलमेट तथा हैंड शील्ड वेल्डिंग करने वाले की आंखों तथा त्वचा को इन हानिकारक किरणों से बचाने के साथ ही वेल्डिंग सतह को ठीक प्रकार से देखने में भी सहायता करता है। तो आप नंगी आंखों से तो देख नहीं सकते, लेकिन वेल्डिंग सतह जहाँ कर रहे हो उसको देखना तो पड़ेगा। तो देखने के लिए एक तो जो आपको ये क्या फायदा करा कि दिखाने के लिए भी सपोर्ट करेगा, भाई उसकी सहायता से आप देख भी सकते हो। दूसरा एक और है कि जब देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से किरणें निकल रही तो वो आप तक चेहरे तक नहीं आ रही, नहीं आंखों तक पहुँच रही, तो आप सेफ हो, सुरक्षित दोनों, कौन सी, इंफ्रारेड और जो आवृत्त किरणें, इस प्रकार से आप यहाँ सुरक्षित रह सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें से क्वेश्चन आता है भाई, ये इंफ्रारेड वाला कौन कौन सी किरणें निकलती है, कई बार एग्जाम आया। तो यहाँ पर आपको ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, जिसको अपन को देखना है। नेक्स्ट आपने देखा है, ये देख रहे हो अर्थ क्लैंप, क्या है अर्थ क्लैंप, बिल्कुल एक नज़र में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसको बोलते हैं अर्थ क्लैंप। कैसा होता है दोस्तों, अर्थ क्लैंप होता तो कैसा, नाम इसका अर्थ है, तो सीधा सीधा भूमि से संपर्कित होना ही चाहिए, तभी तो इसका अर्थ है। ठीक है ना। और इसका जो अर्थ वाले रंग का जो होता है, तो वो क्या होता है, हरा रंग। ठीक है, कर मैं बात बताता हूँ। अर्थ क्लैंप का उपयोग कार्यखंड, मतलब जॉब को अर्थ केबल से जोड़ने हेतु किया जाता है। सीधा सीधा जोड़ किस जॉब से, अर्थ केबल से जुड़ी होती है, जिससे कि सीधा अर्थ से रहता है, जो कोई भी शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होगा, है ना। अच्छी तथा सुंदर वेल्डिंग प्राप्त करने हेतु कार्यखंड या टेबल को अर्थ करना जरूरी है। अच्छी और सुंदर सही वेल्डिंग प्राप्त करना तो अर्थ करना जरूरी है, जिससे कि वेल्डिंग सुव्यवस्थित तरीके से प्राप्त की जा सकेगी। अन्यथा जो है आपको अच्छी वेल्डिंग प्राप्त नहीं होगी अगर इसको अर्थ नहीं किया गया तो। ठीक है, उससे आपको वेल्डिंग में क्वालिटी नहीं आएगी। चलिए, ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, इसमें कुछ भी नहीं, खासतौर से जो बात मैं बता रहा हूँ वही है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो तो एक और चीज़ आपके सामने है, ये जो आप देख सकते हो ध्यान से। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपके सामने, देखो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, शायद ये आपको पूरा दिख जाएगा। ठीक है, ये भी दिख जाएगा, अपना दोनों ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो वेल्डिंग ऐनक, इसको बोलते हैं वेल्डिंग चश्मा। क्या बोलते हैं, वेल्डिंग ऐनक। होता क्या है, इसको ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ वेल्डिंग चश्मे की बात चल रही, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, है ना। वेल्डिंग ऐनक मतलब चश्मा होता है जो आपको यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है।
जी, चश्मा तो सभी ने देखा है, तो इसको वेल्डिंग ऐनक बोलते हैं, गूगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल्डिंग गूगल्स। गूगल्स अपना जो सामान्य गूगल्स होता है, यहाँ इसकी बात नहीं कर रही है, अलग चीज़ होती है। अपन वेल्डिंग गूगल्स की बात कर रहे हैं, जो आपको यहाँ प्रथम दृष्टि में देखने पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये अलग ही होता है, कुछ इसमें कुछ खास बिंदु होते हैं। ये जैसा पर हम जो यूज़ लेते हैं वो नहीं होगा, या फिर अपन जो लेते हैं कभी-कभी बचाव के लिए डस्ट वगैरह से, तो वो भी नहीं होते हैं, ठीक है? अलग होते हैं। तो कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। वेल्डिंग ऐनक वेल्डिंग ऐनक ऐनक कांच वाले काले रंग के होते हैं। देखिएगा यहाँ कौन से रंग के होते हैं? काले रंग के होते हैं। ये आंखों को पूरी तरह से ढके रखते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो है तो कांच में भी कौन सा होता है? कांच जो होगा काले रंग का कांच होगा। कौन सा? वो काले रंग का, जो आंखों को पूर्ण रूप से ढके रखते हैं, फुल विनी का दूरा। देखो यहाँ पर देख रहे हो तो पूरा ढका हुआ है, देखो, ठीक है। और यहाँ रंग कौन सा है? काला, ठीक है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो रंग कौन सा है? काला। तो ना काले रंग का होता है, आंखें पूरी तरह से ढकी रहती है, जिससे वेल्डिंग के दौरान निकलने वाली हानिकारक किरणें आंखों की सुरक्षा प्रदान करे और कर सके, और आपकी आंखें बिल्कुल सुरक्षित रखे। जिस प्रकार से हैंडशील्ड करता है, हेलमेट करता, उसी तरह से जो है इसका भी उपयोग करते हैं। वैसे हैंडशील्ड और हेलमेट ज़्यादा उपयुक्त रहता है, क्योंकि इससे चेहरे पर जो है हानिकारक किरणें नहीं जाती है, लेकिन ये केवल आंखों की ही बचाव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका होता है, इसमें एडजस्टर वगैरह होते हैं, टॉप शील्ड होती है, इसमें साइड स्लाइडर होता है। यहाँ पर देखिएगा मार्किंग के लिए जो होते हैं एंटी लग होते हैं, यहाँ पर फ्रेम होता है। इस टाइप की जो जो चीज़ें इसके भाग होते हैं जिसके बारे में, तो खैर चश्मा तो आपने देखा हुआ, इसके भागों के बारे में तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि ये वेल्डिंग में प्रयोग में लाए जाने वाले चश्मे का रंग, चश्मे के कांच का रंग कौन सा होता है, ये एग्जाम में है DRDO में, तो आपको बताना है काले रंग का। कौन सा रंग का? काले रंग का। बता दोगे ना? ये देख लीजिएगा एक बार आप, यहाँ पर आना बड़ा बराबर, ठीक है। नेक्स्ट आप लेते हैं आगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ अगला जो है आपके सामने है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर लेके बताता हूँ तो ज़्यादा क्लियर, ठीक है जी। लीजिए मैं आपको बताता हूँ, सॉरी इतना ऊपर भी नहीं जा भाई, यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक। चलो कोई बात नहीं है, आपको वैसे दिख गया और आप समझ भी गए हो कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये जो चीज़ है, आप यहाँ देखो ध्यान से 8 नंबर पे, ये 4 नहीं, अरे वायर ब्रश है। वायर का मतलब था तार, लिखने में गलती होगी टाइपिंग से, ठीक है, कोई बात नहीं। तार ब्रश किसे कहते हैं? वायर ब्रश किसे कहते हैं? ठीक है, तब तार ब्रश आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये जो होते हैं ये किसके बने होते हैं? तार होते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है। बाकी तो अपने जैसे कपड़े धोने का ब्रश है वैसे ही तो ब्रश है, ये है क्या? वैसे ही लकड़ी का बना हुआ, लेकिन ऊपर जो है इसमें क्या, ये तार के हैं। किसके? तार के। अब यहाँ पर यही बात है, इसीलिए यह ये वायर का ब्रश है ना। तो यहाँ पर तार ब्रश बोलते हैं। इसका प्रयोग वेल्डिंग के बाद धातु को साफ करने हेतु किया जाता है। वेल्डिंग के बाद धातु को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर तार ब्रश का। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है। स्टील के बारीक तारों से बना होता है। तो किससे बना होता है? स्टील, ठीक है। और उसमें कौन से? बारीक, पतले पतले बारीक तार जो होते हैं ना, बारीक तारों से बना होता है। स्टील का क्यों बना था? क्योंकि स्टील का जो है मजबूत तार होते हैं। क्या मजबूत तार होते हैं? तो आराम से जब धातु को यहाँ से हटाएंगे तो आराम से यही से हटा देगा, ठीक है। इसे लकड़ी के हैंडल को पकड़ करके प्रयोग में लाया जाता है। ये हैंडल जो बना होता है किसका है? लकड़ी का, ठीक है ना। यहाँ पर जो है शीशम, चीड़, सागवान इत्यादि जो है में से कोई से भी लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उसकी थोड़ी लॉन्ग लाइफ रहे, है ना, लंबी उम्र रहे। इसलिए इसका उपयोग जो है इस तरह से किया जाता है कि कोई असुविधा ना हो आपको। कर दोस्तों, और बताऊँ मैं आपको यहाँ नेक्स्ट, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप की कंडीशन होती है। आप देख लीजिएगा पूरा, जिसको मैं दिखा नहीं पा रहा था। अब यहाँ पूरा देख लो बनावट में कैसा है। ये आपके यहाँ पर स्टील के बने हुए वायर है, जो आप देख सकते हो, ये लकड़ी का था, ठीक है, इस टाइप से। अब आपने यहाँ तक देख लिया, तो इसके बाद आता है देखिएगा, मैंने अर्थ, सॉरी ये तो दोबारा आ गया, ये प्लस भी आपका पढ़ा दिया है। वेल्डिंग हेलमेट, अच्छा वेल्डिंग हेलमेट नहीं पढ़ाया, तो हेलमेट तो आपने देखा है वो खूब सारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर देख लीजिएगा।
देखा है फिर भी देख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को यहाँ पर, क्योंकि देखना तो बनता है, ये तो जरूरी है ना। हेलमेट आपने सबने देखा है, एक बार यहाँ पर भी देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास वाली बात नहीं, फिर भी क्योंकि सर पे लगा रहता है, यहाँ जो है हैंडशील्ड, वही ध्यान रखना, चाहे हेलमेट हो या चाहे हैंडशील्ड हो या गूगल्स हो, वेल्डिंग के लिए अगर चश्मा लिया जाएगा तो काले रंग का ही होगा। तो यहाँ पर जो कांच बना होगा, चाहे हैंडशील्ड का हो या फिर अपने गूगल्स का हो या फिर अपने जो है हेलमेट का, इनमें जो कांच प्रयोग में लाया जाता तो वो काले रंग का होगा, जिससे कि अवरक्त और पराबैंगनी किरणें जो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट जो वेव है वो आपको और आपके चेहरे को, आपकी आंखों को कोई भी प्रभाव न पहुंचा सके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करता हूँ आगे। तो कई प्रकार के बिंदुओं पर अपन को यहाँ पर चर्चा करते हैं, जिस पर अपन को ध्यान से देखना है, तो एक एक चीज को क्लियर कीजिएगा। देखिएगा, वेल्डिंग हेलमेट, वेल्डिंग हेलमेट क्या होता है इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिएगा, इसका प्रयोग वेल्डिंग करते समय सिर पर पहनकर करते हैं, बिल्कुल सबको पता है, इसमें कुछ भी खास बात नहीं, ठीक है ना। इसकी बनावट व कार्य वेल्डिंग हैंड स्क्रीन, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन भी सेम है ना, तो उसकी सेम ही तरह हुआ, दिखेगा हैंडशील्ड की तरह ही होगा, ठीक है, बिल्कुल है ना। वेल्डिंग स्क्रीन का प्रयोग या हैंडशील्ड का प्रयोग हाथ में पकड़ कर किया जाता है। अंतर ये है, और इसमें हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी सर में लगा था तो अपने दोनों हाथ फ्री होते हैं, ये फायदा अपन को मिल जाता है। इसमें वेल्डिंग को देखने के लिए कांच लगा होता है, वो भी काले रंग का होता है, ठीक है। सभी में यहाँ वही बात है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस टाइप से होता है। बनावट में आप देख लो तो क्या है, बनावट में देखने में कोई बड़ी बात नहीं जी, देख लीजिएगा कैसा होता है, ये आप पूरा देख लो, जिस टाइप से बना होता है, दिख गया सब सब दिख गया ना। मैंने आपको यहाँ पर बताया, यहाँ से ये कांच लगा हुआ काले रंग का, जो आप देख रहे हो ये काले रंग का कांच है ना। हाँ, ये आपको क्लियर करना होगा। चलिए, और भी है इसमें जो आपको दिखाना है, हाँ जी बिल्कुल, और भी चीजें हैं जो आपको दिखाना है। आइए, चिपिंग हथौड़ा। चिपिंग हथौड़ा का मतलब है, यहाँ पर चिपिंग करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे चिपिंग हैमर कहते हैं। देखने पर आपको प्रथम दृष्टि में क्लियर हो रहा है कि ये आपको किस टाइप से, वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग जो बीड है, इस टाइप से जो है यहाँ पर, ये कोई दो धातु आप जोड़ रहे हैं ना, यहाँ पर इसी से पास में एक और धातु ली, इसी के पास में एक और धातु ली और इसको जोड़ना है। अब इन दोनों पर आपको वेल्डिंग करना है, तो वेल्डिंग जो है करोगे, लेकिन इसके ऊपर जो है एक बीड, इसको बोलते हैं बीड, क्या बोलते हैं, तो इसके ऊपर जो है स्लग रह जाता है, क्या रह जाता है, स्लग, है ना। तो ये स्लग को हटाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो चिपिंग हैमर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, चिपिंग हैमर का। तो दोस्तों, यहाँ आपने ये बात तो समझ ली कि अपन जो जिसका प्रयोग करेंगे वो कौन सा होगा, यहाँ पर चिपिंग हैमर। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर पा रहे हो कि भाई हाँ ये होगा। तो यहाँ पर लिखा है, देखो इसमें देखो लिखा होगा शायद, देखना, हाँ लिखा, वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग बीड पर स्लैग जम जाती है, बिल्कुल जमेगी जी, जमेगी, इसमें कोई शक नहीं, जिसे चिपिंग हथौड़ा द्वारा हटाया जाता है, जिसे चिपिंग हथौड़ा द्वारा। तो वेल्डिंग में यहाँ पर स्लग को हटाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे चिपिंग हैमर कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि स्लग हटाने के हेतु उपयोगी साधन कौन सा है, तो चिपिंग हैमर। ये इस टाइप बनावट में होता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये इसी सेम बनावट में यहाँ पर एक हैंडल लगा रहता है। ये लकड़ी की जगह जो है अपने वायर का या फिर इस टाइप का होना जो छूटे नहीं आसानी से और मजबूती से पकड़ने का, लकड़ी का भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं, परंतु यहाँ ये ज़्यादातर प्रयोग होता है। तो छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि स्लैग निकालने के लिए, बीड से स्लैग निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद एक चीज और आ रही है जो आपको देखने को मिल रही है, संडासी। नाम तो सुना होगा, टोंग। टोंग, हाँ जी, टोंग कैसी होती है बनावट में संडासी, आपने यहाँ पर देखी होगी। अब यहाँ जैसा आप समझ रहे हो तो वैसी संडासी नहीं होगी, तो वैसी ही, लेकिन आजकल उसके स्थान पर क्लैंप जैसी आने लगी है। किसकी जैसी, क्लैंप जैसी आने लगी है। पहले जो स्टेप होती थी कि संडासी, बिल्कुल संडासी अपन टोंग जो देखते थे वही था, लेकिन ये स्पेशलाइज है, क्योंकि अपन किसके लिए, वेल्डिंग करते समय गर्म जोक को, क्या है, गर्म जोक को पकड़ने के लिए संडासी का प्रयोग किया जाता है। तो गर्म जोक को पकड़ने के लिए, अब गर्म जोक में आपके यहाँ बीच में कोई जोक डाल दिया, उसको पकड़ने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं, संडासी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ इसको यहाँ से यहाँ दबाया तो ये लॉक्ड हो जाती है और उसको पकड़ लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। इस टाइप की संडासी आजकल जो है प्रयोग
प्रयोग में लाई जाती है वो पहले जो प्रयोग में लाई जाती है वो अभी सुविधाजनक है कि एक बार पकड़ लिया तो छूटेगा नहीं, इसलिए क्लैंप टाइप हो गया है। किस टाइप होगा? क्लैंप टाइप। पर कहेंगे इसको भी संडासी। क्या कहेंगे? कहेंगे क्या इसको भी? संडासी। तो टोंक का तो गर्म जॉब को पकड़ने के लिए ही तो प्रयोग में लेते हैं, तो गर्म जॉब को पकड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे संडासी कहते हैं जी। बिल्कुल। वेल्डिंग टेबल, हाँ जी, आपने सबने देखी होगी वेल्डिंग टेबल क्या होती है। हाँ जी, ये आप देख रहे हो टेबल ही तो है पूरी। मुझे भी टेबल ही दिखाई दे रही, शायद आपको भी सभी को टेबल दिखाई दे रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल वेल्डिंग टेबल ही दिखाई दे रही है। इसको भी काले रंग से पोता गया है क्योंकि वेल्डिंग किरणों को अवशोषित कर लेगा, इसीलिए ये वेल्डिंग टेबल है। और यहाँ जो चादर है इनको भी काले रंग से पोत देंगे, बिल्कुल पोतना चाहिए, नहीं पोता तो ठीक है। जिससे क्या होगा, कलर कर देंगे तो क्या होगा कि ये जो है प्रकाश इसकी जो किरणें हैं उनको एब्जर्व कर लेगा जी। ये तो आपने देख लिया, तो मैं एक नज़र में आपको यहाँ और दिखाना चाहता हूँ, आइए मेरे सामने। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ वेल्डिंग टेबल क्या होती है इस पर ध्यान देना। वेल्डिंग करते समय छोटे छोटे जोगों को वेल्डिंग करते समय छोटे छोटे जोगों को वेल्डिंग टेबल पर रखकर वेल्डिंग आसानी से की जा सकती है। बिल्कुल, इस टेबल पर रख करके वेल्डिंग आसानी से की जाती है। इनको बनाने के लिए मोटी लोहे की मोटी चादर का प्रयोग किया जाता है। इनको बनाने के लिए लोहे की जो मोटी चादर है उसका प्रयोग किया जाता है। तो लोहे की मोटी चादर ये जो बनी हुई है, लोहे की मोटी चादर का ही प्रयोग किया गया है। जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये लोहे की मोटी चादर है। और यहाँ पर भी देखो आप वही सेम स्टेप, ये सारी की सारी जो है आपके क्या है, लोहे की मोटी चादर है। यहाँ पर इसमें लेग लगी हुई है, टांगे, ये टांगे लगी हुई है, ठीक है। ये इसको इसमें व्हील है जिसको आसानी से इधर उधर खिसका सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आसानी से इधर उधर खिसकाने के लिए व्हील लगे हुए। तो ये आपका वेल्डिंग टेबल है दोस्तों। आसानी से छोटे मोटे जगहों को रख कर जिसका प्रयोग किया जाता था वो टेबल का क्या उद्देश्य है कि छोटे मोटे जगहों को रख करके प्रयोग में लाए जाने वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग टेबल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा जी, केबल लग, हाँ जी केबल लग, ये देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा केबल लग, लिख लीजिएगा, फॉन्ट की गलती होगी है, लग लग ऐसे लिखते हैं लग, ठीक है। अब लग का मतलब है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ सबसे पहले कैसी बनावट है ऐसे, राइट, है ना। वेल्डिंग केबल की लंबाई बढ़ाने हैं तो अन्य केबल को जोड़ने के लिए वेल्डिंग केबल की लंबाई बढ़ाना है या अन्य केबल को जोड़ने के लिए केबल लग्स का प्रयोग किया जाता है। केबल लैप्स या तो पीतल के बने होंगे, किसके? पीतल के, जिसे ब्रास कहते हैं। ज़्यादातर जो है पीतल से भी ज़्यादा जो उपयोग में लाए जाते हैं वो होता है अपने यहाँ पर कॉपर, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादातर जो उपयोग में लाया जाता है कॉपर मतलब तांबे के बने होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। तो शीव वाले ही ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं लग, क्योंकि शीव की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, चालकता अच्छी होती है, इसीलिए लग जो है शीव के बने होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम, आप ध्यान रखना दोस्तों इस बात को, जो है कि पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ ना, इनमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई दोस्तों, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो आपके लिए क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रोड के बारे में आप सब जानते हैं, वैसे देखा भी है, मैं बता देता हूँ। ऐसा जी बिल्कुल, इलेक्ट्रोड ऐसा ही होता है। यहाँ पर इसमें वायर, सॉरी, इलेक्ट्रोड ऐसा ही होता है। यहाँ पर इसमें वायर, कोर वायर होता है, यहाँ पर कोटिंग की रहती है ना। ये कोटिंग जो होती है, एक सूक्ष्म से देखें तो फ्लक्स होता है। क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है गालक। ये गालक होता है जो कि इसको गलाने में सहायता देता है। तो गालक होता है, ऑक्सीकरण को भी अनऑक्सीकरण रखता है, ऑक्सीकरण नहीं होने देता है ना। इस तरह से जो है कंडीशंस होती है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसका क्लासीफाई नंबर के आधार पर करते हैं। ये इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पर क्या है, डायमीटर है। तो इलेक्ट्रोड का जो व्यास लिया जाएगा, तो यहाँ पर इसकी पूरी इससे नहीं लेंगे, इससे कोई व्यास नहीं लेंगे, केवल इसी जगह से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब जो है जितनी मूल धातु है ना उसके ही यहाँ से व्यास लिया जाता है। तो इसका डायमीटर उसी से मापा जाता है और इसी से इसका साइज इंकित किया जाता है। तो साइज यहाँ पर जो मूल धातु है उससे लेंगे, उसके डायमीटर से। ये तो ज़्यादा हो गया, ये लगभग ज़्यादा हो गया, ये आधा रह गया, तो इससे ही लेंगे जो यूज में आता है, क्योंकि ये ही तो जोड़ बनाता है और जोड़ बनाता वही ज़्यादा उपयोगी, राइट। तो वही ज़्यादा उपयोगी ना, इसलिए जो जोड़ बनाता है वो ज़्यादा बेहतर आई थिंक मेरे हिसाब से। अब देखना है नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा इसमें, तो आपकी क्या आता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आगे। तो आइए अब इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
देखिए वैसे देखा हुआ सबका है, लेकिन फिर भी मैंने दिखा दिया। अब इलेक्ट्रोड को क्या है यहाँ पर, इसका प्रयोग वेल्डिंग करते समय आर्क बनाने बनाने भरने वाली धातु धातु के रूप में किया जाता है। आर्क बनाने तथा भरने वाली धातु के रूप में किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, इसी का प्रयोग किया जाता है। इसी के माध्यम से इलेक्ट्रोड होल्डर से करंट आर्क तक इसी के माध्यम से इलेक्ट्रोड होल्डर से करंट आर्क तक पहुंचता है। इलेक्ट्रोड होल्डर से ही करंट कहाँ तक पहुंचता है, आर्क तक पहुंचता है। इसकी बनावट मोटे तार की तरह की होती है ना, मोटे तार की तरह की होती है। मोटा जो तार होता है ना उसी की जैसी होती है, जैसे तार होता है ना मोटा, इस टाइप का मोटा तार उसी की जैसी इसकी एक बनावट होती है, लेकिन होल्डर होता है जिस पर गालक मतलब फ्लक्स की परत चढ़ी होती है, कोटिंग की रहती है। तो आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोड होल्ड पर सुरक्षा के लिए, इलेक्ट्रोड की सुरक्षा के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो गालक। गालक का मतलब आप समझिए तो यहाँ फ्लक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स, जो इसको क्या है ऑक्सीकरण सर्दी गर्मी बरसात से बचाने का कार्य करता है। कौन करता है, ये गालक करता है। बनावट में आपको मैं फिर दिखा देता हूँ, एक बार ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इसका जो साइज लिया जाता है वो क्या है, तार के व्यास से लिया जाता है। इसका जो साइज, अगर साइज का जिक्र पूछे कि साइज जो लिया जाता है तो तार का व्यास, तार के व्यास, ध्यान रखना तार के व्यास। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो बता देना कि इसका इलेक्ट्रोड का साइज कहाँ से लेंगे, तार के व्यास से, न कि पूरी मोटाई से, नहीं ओनली इतना सा, ओनली इतना सा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। खैर दोस्तों और बात करता हूँ मैं इसमें ही, तो आपके देखिएगा और भी कंडीशनल लागू होगी इलेक्ट्रोड में बहुत सारी, जिस पर अपन बात करते हैं। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड फ्लक्स और मतलब गालक परत के अनुसार निम्न प्रकार के होते हैं। मतलब ये जो फ्लक्स गालक चढ़े होते हैं इसके अनुसार भी कई प्रकार के होते हैं, जिनका अपने यहाँ जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहला है हल्की परत, मतलब लाइट कोटिंग, जिसमें लाइट कोटिंग एक पूछा जाता है। दूसरी आता है तो मध्यम परत, मतलब यहाँ मीडियम कोटिंग। और तीसरा आता है तो भारी परत, हेवी कोटिंग। कोटिंग का मतलब आप समझिएगा कि इस पर जो लेप चढ़ाया गया है, इस पर जो लेप चढ़ाया गया है सुरक्षा आवरण के जो बचाव के लिए किया गया है, वो आपकी कोटिंग हैगी, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब हल्की कोटिंग, मतलब हल्की कोटिंग में देखना तो यहाँ इस पर जो लेप चढ़ाया गया किसका, फ्लक्स का, तो 1.2 से लेकर 1.3 तक जो कोटिंग प्रभाव रहेगा तो हल्की कोटिंग के अंतर्गत आएगा। अगर उसमें 1.4 से लेकर 1.5 तक जो है तक कोटिंग प्राप्त होगी तो यहाँ पर जो है क्या होगा, ये जो है मध्यम होगी। 1.6 से लेकर 1.7 तक अगर कोटिंग की तो ये आपकी जो होगी भारी अर्थात हेवी कोटिंग की गई है। इस प्रकार से अपन इनको पढ़ेंगे। अब होता है आपके सामने की गालक किसे कहते हैं, बार बार फ्लक्स, अर्थात फ्लक्स को ही गालक कहा जाता है। ये जो फ्लक्स होता है इसी को ही गालक कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर गालक फ्लक्स रासायनिक तत्वों का मिश्रण है, मतलब जो है एक रासायनिक तत्व होते हैं उनसे मिलकर के बना होता है, जो कि साधारणतः पाउडर के रूप में प्रयोग में होता है। जो लेप चढ़ा होता है इसके ऊपर वो पाउडर के रूप में होता है। गालक फुगली हुई धातु पर तैरता है, मतलब जो धातु पिघल गई उसके ऊपर तैरता रहता है, उसके ऊपर चिपकता तो वापस निकल भी जाता। धातु को ढककर ऑक्सीजन संपर्क से बचाता, मतलब यहाँ ये एक तरह से अनऑक्सीकारक है, मतलब ऑक्सीजन का संयोजन नहीं होने देता है, इसीलिए जो है यहाँ ऑक्सीजन के संपर्क में, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, कई बार एग्जाम आता है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो है ऐसा है दोस्तों, आपको समझ में भी नहीं आता, बहुत तकलीफ तो ये होती है। अब आप कैसा होता है, किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें थोड़ा एक नज़र में देख लीजिएगा यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें आपको एक नज़र में दिखा रहा हूँ, इसीलिए दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ जो है क्या है, मान लीजिए पिघली हुई धातु है, तो इसके ऊपर जो बह रहा ना, ये जो बह रहा है, ये बहने वाला जो होता है स्लग होता है, और स्लग जो होता है ये किसका होता है, फ्लक्स का होता है। तो यहाँ इस प्रकार से होता है, ठीक है। इस तरह से जो कंडीशनें होती है इस पर जो है बचाव के लिए यहाँ लगाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि ये इस तरह से जो बचाव के लिए यहाँ लगाए गए। अब जैसे ही पिघलेगा तो पहले ये जो बाहर का ये पिघल करके इसको साफ कर देगा, शुद्ध कर देगा, फिर इस पर जो जोंट बनेगा ये एक मजबूत जोड़ बनेगा, इसलिए इसका उपयोग बहुत अहम है। तो ये था आपका क्या था यहाँ पर, फ्लक्स, अर्थात जिसको गालक कहते हैं, क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। अब इसके बाद आता है पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होती है, इसको बोलते हैं ध्रुवता। क्या बोलते हैं, ध्रुवता। ध्रुवता का मतलब होता क्या है, इसको ध्यान से देखना, हम बात को समझना। बिल्कुल सही समझे दोस्तों। पोलैरिटी का अर्थ है
पोलैरिटी का अर्थ है विद्युत परिपथ, अर्थात विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक परिपथ में करंट के चलने की दिशा। आपको पता है कि जो धारा होती है वो हमेशा, एक बात ध्यान रखिएगा, प्लस से माइनस की ओर बहती है ना। जो किधर से बहती है, यहाँ पर प्लस से माइनस की ओर। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो ये माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही शब्द बोल रहा था, पोलैरिटी का अर्थ है विद्युत परिपथ में करंट के चलने की दिशा, किस दिशा में करंट बह रही है, इसके लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं वैसे, है ना। पोलैरिटी का चयन केवल डीसी वेल्डिंग में ही किया जाता है, क्योंकि डीसी वेल्डिंग में प्लस और माइनस होते हैं। बाकी में जो है एसी में तो फेज और न्यूट्रल होते हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ इसका यूज नहीं करते हैं, किस में करते हैं, केवल डीसी में करते हैं, और डीसी में प्लस माइनस होता है, डन, ठीक है। वेल्डिंग नहीं किया जाता है। इसका कार्य इलेक्ट्रोड व जॉब में पॉजिटिव व नेगेटिव होने का संकेत देना होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव होने का संकेत देता है। ये दो प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं पोलैरिटी भी, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, इस पर परिचर्चा हो जाए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। हाँ जी, पोलैरिटी कितने प्रकार की, दो प्रकार की। पहला नंबर का आपका दिख रहा है यहाँ पर, साफ साफ शब्दों में अगर बात करूँ तो सीधी पोलैरिटी। सीधी पोलैरिटी कैसी होती है, इस बात को ध्यान से समझना। इस पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से देखो, इस यहाँ पर देखो, इस पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से, ध्यान रखना, माइनस से टर्मिनल से से और जो पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोड होगा नेगेटिव टर्मिनल से, ये जॉब होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, से जुड़ी होती है। सीधा संबंध बात है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव और जो पॉजिटिव से जुड़ा होता है, और इसी को बोलते हैं सीधा, है ना। इसमें 34% ताप इलेक्ट्रोड पर व 66% जो है जॉब पर केंद्रित होता है। तो तापमान जो होता है वो दोनों पर निर्भर होता है, लेकिन जो निर्धारित होता है, लेकिन यहाँ 34% किस पर होता है, यहाँ इलेक्ट्रोड पर, और 66% जो किस पर होता है, जॉब पर केंद्रित होता है, क्या, तापमान। इसका प्रयोग प्लेटों को वेल्ड करने हेतु किया जाता है, प्लेटों को जोड़ने के लिए ही किया जाता है। तो ये आपको पोलैरिटी प्रयोग बनाई जाती है। तो ये टेम्परेचर की कंडीशन है कि जो है इलेक्ट्रोड पर कितनी रहेगी और इस पर क्या नाम से जॉब पर कितनी रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। बस इतना सा था इसमें। और बात बताऊं आपको, यहाँ तक तो कंडीशन आपने समझ ही ली है, इसके बाद भी मैं आपसे बात करूं तो देखना ध्यान से। चलो, इसको भी मैं यही बताता हूँ, ये सीधी और दोनों को साथ ही बताता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। एक और होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स पोलैरिटी। क्या, रिवर्स का मतलब विलोम, रिवर्स का मतलब विलोम या व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भी बोलते हैं, इनवर्स भी बोलते हैं ना, व्युत्क्रम भी इसको बोला जाता है, व्युत्क्रम, ठीक है, इसको बोला जाता है दोस्तों। तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए मैं एक और बात करता हूँ, इस पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से तथा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, ठीक है। देखो अब यहाँ उल्टा कंडीशन हो गया, इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रोड क्या हो गया, देखिएगा, प्लस से, वहाँ था माइनस से, यहाँ प्लस से हो गया, तथा नेगेटिव से क्या है, यहाँ पर देखिएगा उल्टी कंडीशन है। अब नेगेटिव से क्या हो गया, यहाँ जॉब, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा, इस पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से तथा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा, जॉब में यहाँ जॉब लिखना भूल गया, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। पोलैरिटी का चयन वेल्डिंग रोड पर, पोलैरिटी का चयन किस पर, वेल्डिंग रोड पर लगे गालक की परत कोटिंग के आधार पर किया जाता है। जो वेल्डिंग रोड में गालक लगा हुआ उसकी जो परत चढ़ी हुई, उसी के आधार पर करेंगे कि पोलैरिटी नेगेटिव रखना या पॉजिटिव रखना, मतलब जॉब पर कौन सा प्लस रखना कि माइनस रखना, या इलेक्ट्रोड पर प्लस रखना या माइनस रखना, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, करना पड़ता है। रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग शीट मेटल में तथा नॉन फेरस मेटल तथा ढलवा लोहे में कास्टिंग तथा वेल्डिंग हेतु किया जाता है। कास्टिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए ढलवा लोहे में, नॉन मेटल या शीट मेटल में तथा नॉन फेरस मेटल में इसका जो है किसके लिए प्रयोग करते हैं, रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आपको सरल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो पोलैरिटी क्या होती है ठोकन दृष्टि में, तो मैं आपको बता भी दूँ, सुनिए। ये होती है जी दो प्रकार की पोलैरिटी को यहाँ समझिएगा। ये स्टेट पोलैरिटी कहलाता है, ये आपका रिवर्स है जी। अब आपको स्टेट और रिवर्स दोनों पर कवर करना है। यहाँ पर देखिएगा दो प्रकार के, यहाँ सप्लाई है तो ये सप्लाई ये हमेशा डीसी पर ही लागू होगा, इसमें भी डीसी रहेगी, दोनों जगह लागू डीसी पे होगा। इसको सरल लैंग्वेज समझिएगा। ये प्लस वाला सिरा है, ये प्लस वाला सिरा पर वर्क पीस पर है, यहाँ कार्यखंड पर अर्थात जॉब पर,
प्लस वाला सिरा है जॉब पर, है ना, और यहाँ जो है ये इलेक्ट्रोड है, क्या है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पर सिरा कौन सा है, माइनस वाला। तो मैंने अभी ये बताया था कि यहाँ इलेक्ट्रोड पर माइनस होगा तो ये कंडीशन लागू हो जाएगी, जबकि ये प्लस होगा यहाँ पर तो ये कंडीशन। तो दोनों की स्टेप आपको देखना, तो इसको स्टेट पोलरिटी, सीधी पोलरिटी। लेकिन यहाँ रिवर्स में क्या होता है, देखो जस्ट यहाँ पर प्लस था तो यहाँ क्या हो गया, माइनस, और यहाँ प्लस हो गया। यही सेम स्टेप है, इतना सा बदलाव आया, बाकी तो सारी स्टेप एज इट इज है। तो ये ध्यान रखने की बात है, और इनका प्रयोग करते हैं अपन क्या है, गलाने के लिए, गलाने के लिए, पिघलाने के लिए, पिघलाने हेतु। तो ये कंडीशन है, किसको, जॉब को पिघलाना है और साथ में इलेक्ट्रोड को, दोनों की दोनों चीजें पिघलती। तो डिपेंड कंडीशन यहाँ पर, और केवल डीसी पर ही ये लागू होगी, एसी पर लागू नहीं होगी। अगर एसी की बात करते हैं तो आपको ये बताना, पोलरिटी ध्रुवता लागू नहीं होती है। कारण क्योंकि एसी में कोई फिर भी फेज और न्यूट्रल नहीं पाए जाते, फेज और प्लस और माइनस नहीं पाए जाते हैं, वहाँ फेज और न्यूट्रल पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक डायग्राम से आप यहाँ पर क्लियर समझ सकते हो कि कैसी स्टेप आपके साथ हुई। चलिए मैं और बताता हूँ कई प्रकार की चीजें इसमें जो आपके लिए काम की है, ठीक है। नेक्स्ट आई, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड कई प्रकार के धातुओं से बनाए जाते हैं। कोई एक विशेष धातु का नहीं यूज लेते, कई प्रकार के धातुओं का प्रयोग होता है, जैसे माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात, ठीक है, मृदु इस्पात MS बोलते हैं, ना, स्टेनलेस स्टील, ना, स्टेनलेस स्टील को यहाँ पर स्टेनलेस इस्पात बोलते हैं। लो मिश्रण एलोय, तांबा, कॉपर, ठीक है, पीतल, ब्रास, कांसा, ब्रॉन्ज जेरात, ब्रॉन्ज तथा एल्यूमिनियम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं वही बता रहा हूँ कि कई प्रकार के इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, कई प्रकार के इलेक्ट्रोड में यह हो सकता है, इस्पात का हो सकता है, माइल्ड स्टील का, स्टेनलेस स्टील का हो सकता है, लो मिश्रण का हो सकता है ना, कॉपर का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, यहाँ पर कांसे का हो सकता है, इसके बाद में एल्यूमिनियम का हो सकता है। तो किसी प्रकार का यहाँ पर इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग जॉब की कंडीशन, क्योंकि वेल्ड तो सभी धातुओं को किया ही जाता है ना, इसलिए जॉब की कंडीशन के अनुसार यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया। इसके बाद एक और पॉइंट है ड्राइंग ओवर। ये क्या शब्द है, एक नया शब्द आया है। ये तो इलेक्ट्रोड वगैरह तो ये तो सारी जो चीजें थी आपको जो आपसे इक्विपमेंट थे, लेकिन ड्राइंग ओवर क्या है, थोड़ा नाम आपने सुना हो तो फिर से समझना, थोड़ा सा मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, आपको तो क्लियर कर जाएगा, एक नज़र में आपको दिख जाए, फिर उसके बाद अपने इसको समझते भी। इस ओवन, देखिएगा यहाँ पर इस ओवर, ठीक है, इस ओवर, अब यहाँ पर ओवर है कि ओवन है, तो उन्न है, यानी टाइप में ओवन, ठीक है, ड्राइंग ओवन। इस ओवन का प्रयोग वातावरण की नमी के कारण गीले हुए इलेक्ट्रोड की परत को सुखाने हेतु किया जाता है। कहने का मतलब ओवन जब भी आता है तो उसमें प्रभाव लागू हो जाता है। जैसे ही आप जानते हो ओवन, तो यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट लागू हो जाएगा, और हीटिंग एलिमेंट जो होगा तो यहाँ नाइक्रोम भी लागू हो जाएगा, है ना। तो नाइक्रोम का जो है यहाँ तंतु बना होता है, जिसे गीजर होता है, ओवन होता है, छड़ होती है, टोस्टर होता है ना, ब्रेड टोस्टर, ठीक है, ये सभी इसी प्रकार से एक ओवन भी होता है। तो इस ओवन का प्रयोग वातावरण के कारण आई नमी, सर्दी आई तो आएगी, ठीक है ना, नमी को सुखाने हेतु किया जाता है। बरसात में भी ऐसा होता है ना। ऐसे इलेक्ट्रोड को यहाँ पर क्या कहते को प्रोन इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि प्रोन इलेक्ट्रोड की नमी को सुखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो ओवन का। किसका प्रयोग करेंगे, ओवन का। तो ड्राइंग ओवन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग सॉरी। तो कहने का मतलब ड्राई मतलब सुखाना, ड्राइंग ये शब्द सही ध्यान रखना। तो सुखाना वाली बात आती है, तो इसको मतलब लोग सुखाने के लिए प्रयोग बनाते हैं। तो ओवन का कार्य क्या होगा, सिंपल सी बात समझे तो सुखाने के लिए इलेक्ट्रोड को आप बरसात में या फिर आप समझते हो तो जहां जहां पर भी देखते हैं तो इस टाइप की कई चीजें आपके सामने आ जाती है। अब सारे जब पढ़ा दिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट, तो मैं समझता हूँ कि आपको कुछ सवाल भी करा दूँ इसमें, जिससे कुछ सवाल क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे आते हैं ये भी तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, तो आपको यहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी बिल्कुल सही है, और कब पूछे जाते हैं। DRDO 2018 का एक क्वेश्चन है जो आपके सामने है कि वेल्डिंग से कैसा है। क्वेश्चन नंबर ये रहा कि वेल्डिंग किस प्रकार का बंधक है। ये है के लिए फॉन्ट बदल गया यहाँ पर,
ठीक है। तो वेल्डिंग किस प्रकार का बंधक है दोस्तों, यहाँ ये बताना है आपको कि वेल्डिंग बंधक किस प्रकार का है। मैंने सबसे पहले जब वेल्ड को शुरू किया तो आपको बताया कि बंधक 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको अस्थायी के रूप में बताया था नट बोल्ट स्क्रू स्टड, ठीक है। ये अर्धस्थायी के रूप में बताया था शोल्डर, और स्थायी के रूप में बताया था वेल्डिंग। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि वेल्डिंग किस प्रकार का जोड़ है, बिल्कुल आपको यहाँ पर तो ईजी लग रहा है क्योंकि मैंने पढ़ाया भी, लेकिन वहाँ जब क्वेश्चन आया DRD 2018 में तो दिमाग खराब हो गया। ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर आपको ये बताना है परमानेंट अर्थात इसलिए यहाँ नट बोल्ट होता, ठीक है, नट बोल्ट होता तो चलता, ठीक है ना। नट बोल्ट स्क्रू, स्क्रू भी इसी में चल जाता। स्टड, स्टड जिस पर दोनों से ऊपर चूड़ियाँ कटी होती है, बीच में खाली वाला भाग होता तो वो है। तो ये सारे के सारे इस टाइम में आपके वेल्डिंग आ जाता, क्या आ जाता, यही आंसर हो जाता है ना। रिवेटिंग भी इस टाइम में लेते हैं, ध्यान रखना है ना। कुछ कंफ्यूजन चलता है रिवेटिंग में कि इसको कभी कभार क्या अर्ध इस टाइम, अगर रिवेटिंग अर्ध इस टाइम में तब लेंगे जब इस टाइम शब्द न दिया गया तब आंसर क्लिक करना, ठीक है। अर्ध इस टाइम आपका सोल्डरिंग आता है, क्या था, सोल्डरिंग, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये एग्जाम आता ही आता है, कोई भी क्वेश्चन जरूरी नहीं उपरोक्त सभी होगा नहीं, तो आंसर तो इसका बी है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आपको ये भी तो क्लियर होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आपकी स्क्रीन पर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है फिर से, और ये है DMRC 2019, दिल्ली मेट्रो 2019 में आपने दिया होगा तो ध्यान होगा है ना। तो यहाँ पर देखना, वेल्डिंग में उपयोगी फिलर धातु है, देखिएगा यहाँ पर ये वापस पॉइंट गलती होगी, ठीक है ना। तो वेल्डिंग में उपयोगी फिलर धातु है, तो फिलर धातु कौन सी है, यहाँ पर उपयोगी इलेक्ट्रोड, पूरक धातु, फ्लक्स है ना, AB दोनों। अब यहाँ पर DMRC में आया, बच्चों को सीधा सीधा था कि पूरक तो कुछ को पता था, कुछ को इंग्लिश में देखा तो वहाँ फिलर मेटल मिल गया था, क्या फिलर मेटल, जो कि मैंने बताया था फिलर मेटल बिल्कुल यहाँ पर सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात बताओ, क्या गलाते अपन इलेक्ट्रोड को नहीं, वहाँ यूँ थोड़ी दिया कि वेल्डिंग कौन सी है, वेल्डिंग ना तो उसने ये दी आर्क और ना ही उसने ये दी कि गैस, तो गैस में तो आपके यहाँ पर जो है ये प्रयोग करते हैं, लेकिन आर्क में तो इलेक्ट्रोड ही करते हैं। अतः यहाँ पर आंसर होगा A और B दोनों। अब जल्दीबाजी में बच्चा कुछ भी कर दे तो थोड़ा सा आपको समझना होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत दम है, पर वो बच्चों को समझ में नहीं आया, उसने कर दिया जल्दी में, या तो इलेक्ट्रोड कर देगा या फिर फिलोमीटर कर देगा, है ना। यहाँ पर फ्लक्स तो क्या करता है, उसको ऑक्सीकरण होने से रोकता है, ठीक है। तो ये तो क्या है, उसको साफ रखने का, स्वच्छ रखने का, ऑक्सीकरण होने से रोकने का कार्य करता। तो यहाँ पर A और B दोनों कंडीशन होगी। इस टाइप के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। इस टाइप को जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला रहा हूँ, इसका एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को क्लियरिफिकेशन हो कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन है। ये रहा 30 नंबर का क्वेश्चन, यूपी पिशल में आया, ठीक है। अब UPRVNL, सॉरी यूपी पिशल नहीं आता है, UPRVUNL, ठीक है। मतलब जो उत्तर प्रदेश उत्पादन वाला वैकेंसी है ना, उसमें आया था, ठीक है। साफ साफ तुम बात को, यूपी पिशल नहीं आया, गलत आया था, ठीक है। यहाँ पर वेल्डिंग शॉप में उपयोगी बंद है, बद्ध या बद्ध, ठीक है, उपयोगी बद्ध है ना। अब यहाँ पर बद्ध नहीं है एक्चुअल में, यहाँ एक गलत लिखा गया है, और वेल्डिंग शॉप में उपयोगी बद्ध है, ये नहीं है, साधन है, ठीक है। यहाँ आएगा साधन, क्या आएगा, साधन है, ठीक है, बद्ध नहीं, ये गलत शब्द लिखा है, ठीक है ना। तो उपयोगी साधन कौन कौन सा है, तो वेल्डिंग शॉप में सबसे पहले उपयोगी साधन बिल्कुल यहाँ होना चाहिए अग्निशामक यंत्र, इसमें कोई शक नहीं है। अपन को A, B, C और D तीनों श्रेणी की आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र चाहिए होता, ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये होना जरूरी है। प्राथमिक चिकित्सा, एक्सीडेंट केस में जो अपन को प्राथमिक चिकित्सा बोस होना, ये भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। रेत से भरी हुई बाल्टियाँ, बिल्कुल जब यहाँ पर जो आग लग जाती है, अपन को जो है आपको तत्काल बुझाना है, तो ऐसे में रेत से भरी हुई बाल्टियाँ भी प्रयोग में लाई जाती है, खासतौर से जब इलेक्ट्रिक आग लगी हो। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर होगा। और ये UPRVUNL में जो है क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, जो कि बच्चों के लिए लगा कि यार इससे भी क्वेश्चन कुछ भी आ जाते हैं यार, क्वेश्चन का तो क्या, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ लेता, लेकिन उसी में तो आप अटक जाते हो। और देखो ना आपके सामने कंडीशन क्या हो रही, खुद ही अंदाजा लगा लो, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। कर मैं आपको चलता हूँ आगे। कौन सी विधि है जिसमें वेल्डिंग किए जाने वाले किनारों को गर्म गर्म करके पिघलाकर फिलर रोड भरा जाता है। वह कौन सी विधि जिसमें वेल्डिंग किए जाने वाले किनारों को गर्म करके पिघला करके फिलर रोड को भरा जाता है। तो फिलर रोड को किसके द्वारा भरा जा सकता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में 4000 के लगभग पोस्टें आई थी, जिसमें से कुछ घट गई थी फिर, और फिर लगभग जो है 3800 कुछ ऐसे पोस्ट रह गई थी।
2018 की बात है, मैं बताऊँ तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर वह कौन सी विधि है जिसमें वेल्डिंग वेल्डिंग किए जाने वाले किनारों को गर्म करके फिलर रोड भरा जाता है। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, जानदार और शानदार क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसमें समझना भी होगा। तो मैं बता भी दूं आपको, इसमें सारे क्वेश्चन का नहीं दिख रहा है, सो अपने एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब देखिएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी है। आर्क वेल्डिंग सबसे पहले दिया है इसमें कि वह कौन सा जिसमें पिघला कर, तो आर्क वेल्डिंग में पिघलाया जाता है। अभी हाँ, पिघला कर आर्क वेल्डिंग में, थर्मिट में भी यहाँ पर पिघलाया जाता है। साफ साफ कह रहा है ये क्या, यहाँ पर साफ साफ कह रहा है, क्या कह रहा कि इसे देखो, इसमें एक मिनट, ये देखो, वह कौन सी विधि जिसमें वेल्डिंग किए जाने वाले किनारों को गर्म करके पिघलाया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग में बिल्कुल पिघलाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं, ये तो होगी, है ना। गैस में भी अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं, है ना। तो थर्मिट भी है। अब यहाँ पर होना कौन सी चाहिए, ये कंडीशन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको आंसर बताना होगा, तो बड़ी मुश्किल बात होगी। देखिएगा यहाँ आंसर बताने में कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या है इसमें। यहाँ आर्क वेल्डिंग हो गया, ये बात आपका सही है, गैस वेल्डिंग भी होता है, थर्मिट होता है, तो इन सभी में पिघलाया जाता है। एक इलेक्ट्रोड बीम भी होता है, ये सभी क्या है, फ्यूजन के ही प्रकार है, फ्यूजन के ही प्रकार है। इसका मतलब गलन होता तो आंसर क्या, उपरोक्त से भी आना। हाँ जी, ऑर्डिनेट फैक्ट्री में 1 नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी नौकरी ऐसे ही लगती है, छोटे छोटे सवाल है जो आपको तकलीफ कर देते हैं, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कैसे आएगा, ठीक है जी। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, 5 नंबर का। आर्क, यहाँ आर्क वेल्डिंग किस वैद्युतिक आपूर्ति, आर्क वेल्डिंग में किस वैद्युतिक आपूर्ति कौन सी होती है, यहाँ पर कौन सी होती है ये लिखा है, कौन सी उपयोग में लाई जाती है लिखा हुआ, ठीक है। जो भी है फॉन्ट की गलती की कोई बात नहीं है ना। तो आपको इसरो में आया क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना, इसरो में आया क्वेश्चन है, सन मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। एसी और डीसी दोनों गैस, तो गैस तो होगी नहीं आग में, क्योंकि गैस का तो कोई सवाल नहीं उठता। हम एसी भी होती है, डीसी भी होती है, तो एसी डीसी दोनों, मैंने कहा आपसे क्वेश्चन। और आपके सामने जो है, जैसे मैंने डायग्राम दिखाया था उसमें भी साफ साफ दिख रहा था ये बात। तो छोटी छोटे बिंदु है, और मैं इसीलिए इन क्वेश्चनों को हल करा रहा हूँ, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसरो का आया था, अब इसके बाद जो क्वेश्चन आया वो किसका है, ये रहा सेल 2000 स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का जो क्वेश्चन है, सेल 2019, ठीक है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसमें क्वेश्चन आया है, यहाँ आर्क वेल्डिंग में उत्पन्न चिंगारियां होती है, तो कौन सी चिंगारियां उत्पन्न होती है जी, यहाँ ये चीज देखना होगा। आर्क वेल्डिंग में उत्पन्न चिंगारियां होगी तो कौन कौन सी होगी, तो अवरक्त किरणें होगी या फिर पराबैंगनी होगी, ए बी दोनों होगी। तो आप बता दोगे यार, मुझे जहाँ तक याद है ए बी दोनों होती है, ठीक है, दोनों की दोनों होती है, ठीक है, डन, है ना। विद्युत किरणें, लेकिन यहाँ पर वो नहीं करेंगे अपन, ये दोनों होती है आंसर आएगी, ठीक है। विद्युत किरणें अगर बात होती तो होगी, लेकिन पर्टिकुलर यहाँ जब दोनों दे रखी तो अपन उसको क्लिक करेंगे ना, तो कंडीशन अप्लाई, ठीक है जी। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा, मैंने पढ़ाया उसके बाद में सवाल करा रहा हूँ, तो ये आपको स्पष्ट ज्यादा होगा। नेक्स्ट, आपके गालक का क्या उपयोग है जी, गालक का क्या उपयोग है, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 2018 में पेपर में आया है, गालक का क्या उपयोग है। अब गालक आधों को तो पता ही नहीं था कि फ्लक्स को ही गालक बोलते हैं समस्या ये भी थी, आधों को ये पता नहीं था कि फ्लक्स को गालक बोला जाता, तो बड़ी तकलीफ तो यहाँ होती है बच्चों को। ऐसे में बच्चे करे तो क्या करे, बहुत मुसीबत भरा पल है। कर मैं बताता हूँ आपको कि भेल में जब आया 2018 में, तो पसीने छूट गए, हालात बहुत खराब हो गए। अब उसको देखते हुए देखना पड़ेगा। गालक का क्या उपयोग, ऑक्सीकरण होने से बचाना, जंगरोधी होना, साफ जंगरोधी बनाना, यहाँ पर जंगरोधी साफ करना, अच्छा बेल्ट बना, सारे के सारे उपयोग। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा सही है भाई, सारे ही यूज है, एकदम फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण होने से बचाना, जब ऑक्सीकरण होने से बचाएगा तो ये सारी की सारी चीजें, जंग भी नहीं लगेगा, साफ भी रहेगा, स्वच्छ भी होगा, वेल्ड, सारी की सारी चीज लागू हो जाएगी। तो इसका मतलब पहला नंबर का आंसर क्लिक करना है ना। तो ये क्वेश्चन की कंडीशन अप्लाइड होती है कि कौन सा क्लिक करना है दोस्तों, तो ये क्लिक तो आपको मारना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से, ठीक है। तो ये बात आपके लिए बहुत मजा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप आप आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। देखिए ये क्वेश्चन अभी भेल का था, ये क्वेश्चन आपके एएलपी लोको पाइलट 2019 तत्काल का लेटेस्ट क्वेश्चन है 2019 का। अब देखो तो आप यहाँ जब देखोगे कि निम्न में से कौन सा वेल्डिंग में सुरक्षा युक्ति है जी, सेफ्टी से क्वेश्चन आ गया। अब आपको हो गया सर बिल्कुल कुछ भी आ जाता है यार, रिले ट्रांसफार्मर की सुरक्षा युक्ति है, परिणाम यंत्र की जो है सुरक्षा युक्ति है, लेकिन आपको अगर ट्रांसफार्मर की पूछता तो बताते ना, वो कोच डिले होती है इसमें, और भी होती है अपने बहुत सारे। तड़ित चालक आकाशीय बिजली से सुरक्षा करता है, अपने का सुरक्षा युक्ति भी है, लेकिन किसकी है, आकाशीय बिजली से, तड़ित जंजार से,
आकाशीय बिजली से सुरक्षा करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो फ्यूज फ्यूज तो शॉर्ट सर्किट होने से बचता है। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, लघु पतन में, किसमें, लघु पतन कंडीशन में जो है यहाँ फ्यूज कार्य करता है। अर्थ, अर्थ आपके देखिएगा वेल्डिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सुरक्षा भी करता है और यहाँ पर सुरक्षा के साथ साथ करंट जो है परिपथ को पूर्ण भी करता है। परिपथ पूर्ण जब इसी से होता है तो आपसे पूछा जाए अर्थ का क्या कार्य है, सेफ्टी और परिपथ को पूर्ण करना, ये दोनों कार्य जो है यहाँ अर्थ करता है। तो दोस्तों आंसर इसका डी होगा। लोगों पैड में आंसर डी क्लिक करते आपको 1 नंबर मिला था, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के क्लियर होगा, अन्यथा मामला नहीं बैठेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहा, एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये रहा आपके हाथ में, वेल्डिंग कार्य के दौरान अनिवार्य साधन, जी हाँ जी, वेल्डिंग कार्य के दौरान टेक्नीशियन में आया ये टेक्नीशियन, ठीक है ना, टेक्नीशियन बी इसरो 2019 18-19 का पेपर था, ठीक है। हाँ, टेक्नीशियन बी इसरो में अनिवार्य साधन है। यहाँ पर देखिए अनिवार्य साधन बात करते हैं तो इसमें क्या आया है, यहाँ पर मैं बताऊँ आपको इस टाइप के है, वेल्डिंग एनक, हाँ जी बिल्कुल अनिवार्य, कोई शक नहीं है ना, चिपिंग हथौड़ा ये भी है, हैंड शील्ड ये भी है ऊपर, अरे वाह ऊपर सभी तरह का, फिर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ कोई दूसरा देता फिर प्राथमिकता चाहिए थी, ठीक है ना, चिपिंग हथौड़ा हैंड शील्ड यहाँ पर जो है, अब तो इसमें तो आंसर क्लिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए 1 नंबर आ गया आपके टेक्नीशियन बी के लिए, बन गया आप टेक्नीशियन बी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बताया, समझ में आया ना एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में कहाँ कहाँ पूछे जा रहे हैं, अच्छा लगा, सही बताओ। अगर पढ़ाई ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाया और आप चाहते हो कि सारे चैप्टर पढ़े, सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे हो सकता है कुछ चैप्टर डालता हूँ, कुछ नहीं डालता, बीच बीच में छोड़ता हूँ, लेकिन हमारा ऐप है, हाँ जी ऐप भी है, हाँ जी है बिल्कुल बिल्कुल ऐप है, और ऐप का नाम है, ऐप का नाम है जैसा कि आप जानते हो, मुझे अपने ही नाम से रखा दोस्तों, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस है ना। तो आपको यहाँ पर इस तरह सा क्लिक करना है, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस, ये क्लिक करते ही आपको जो है ऐप मिलेगा, और ऐप उसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाकर, कहाँ कर, प्ले स्टोर में जाकर के आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही प्ले स्टोर में गए तो इस पर सारे वीडियो जो आपको सीक्वेंस में मिलेंगे, क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध क्रमशः सारे के सारे जो है रेगुलर में जो आपको 200-300 वीडियो इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये तो आप चाहिए, अब आपको देखना है कि आपको कौन से है, और आपको मैं बताता हूँ कि कोई भी बंधु हो इसको कोई बात नहीं, आप अगर पेमेंट नहीं दे सकते तो मत दो, लेकिन यूट्यूब पर तो देख ही सकते हो, यूट्यूब पर देखते हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और अपने दोस्तों तक पहुँचा दो, जिससे कि सभी स्टूडेंट को इसका लाभ हो जाए। इतना तो फर्ज यार बनता है, जब हम घंटों तक आपको पढ़ा सकते तो आपसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना 5-5, 10-15 ग्रुप में, इतना हक तो हमारा भी आपसे बनता है। जब घंटों तक हम पढ़ाते हैं, क्वेश्चन लाते हैं अच्छे अच्छे आपके लिए, है ना, और आपके पेपर बिठाते हैं, तो इतना सा का हमारा भी बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉलो करें या अपने दोस्तों तक शेयर करें, इतना सा, तभी तो हम आपके लिए स्ट्रगल संघर्ष करते हैं, जिस प्रकार से आपकी नौकरियां लगाने में हमारा एक खुशी कहीं ना कहीं रोल, मैं पर्टिकुलर अपना ही नहीं करता, जिस भी टीचर से पढ़ रहा हूँ तो सभी को अपने जहाँ जहाँ भी जो भी आपको बढ़िया पढ़ाता हूँ उनको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बनता है। मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा, सभी टीचर्स को करा करो, जो भी आपको पसंद हो, अच्छा पढ़ाता हो उन सबको। हो सकता है अगर मुझे, मैं भी आपको अच्छा पढ़ाता हूँ तो मुझे भी कर सकते हो, नहीं पढ़ाता हो तो मत करना, कोई नहीं, आपको बुरा लगा हो, अच्छा नहीं लगा हो तो मत पढ़ाना, मत करना सिर्फ। लेकिन दोस्तों अपने दोस्तों से ये बात बहुत बोल देना है कि अगर उनको बढ़िया लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ साथ देखें, लिखे, नोट्स बनाएं, क्लास सिस्टमेटिक तरीके से पूरे वीडियोज़ आपको मिलेंगे सीक्वेंस में, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी किसी प्रकार की। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बात पसंद आई है, तो एक बात याद रखना, हाँ यहाँ पर कोई भी परेशानी आई जीवन में लेकिन भागना नहीं है। किसी महापुरुष ने कहा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, परंतु लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। उम्मीद है आपके कदमों में एक दिन जहान होगा, मतलब आपकी सरकारी नौकरी जरूर होगी, पर लगी जिस प्रकार से पढ़े उसी प्रकार से पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। अंत में फिर मैं एक बार से कहूँगा कि शेयर करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।